सो स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? अ ब्रैकेट इज अटैच्ड टू अ हॉरिजॉन्टल कॉलम बाय मींस ऑफ थ्री आइडेंटिकल रिवेट्स ऑफ डायमीटर 10 mm एज शोन इन फिगर। सो डायमीटर ऑफ रिवेट इज गिवन। सपोज उसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ? स्मॉल डी से। तो डायमीटर ऑफ रिवेट कितना दिया हुआ है सर? 10 mm। ठीक है। The maximum shear stress induced in rivet 3. So here we have to calculate maximum shear stress, but not overall maximum shear stress. We have to calculate maximum shear stress in rivet 3. So here our objective is to calculate maximum shear stress in rivet 3. Okay. Now this is the case of eccentric loaded riveted joint type 1. सपोज इस लोड को मैं P से डिनोट करूँ तो ये 30 किलो न्यूटन है, तो न्यूटन ये कितना हो जाएगा? 30,000 न्यूटन। सबसे पहले इस लोड P को हम लोग इन तीनों रिवेट्स के कंबाइंड सेंट्रोइड पे ट्रांसफर करेंगे। अगर मैं कंबाइंड सेंट्रोइड को अलग से लोकेट करके दिखाऊं, मान लो यहीं एक बार लोकेट करके दिखा भी दे, तो ये रिवेट 1, ये रिवेट 2, ये रिवेट 3। ठीक है। जब डिस्टेंस लेते हैं या सेंट्रोइड लोकेट करते हैं तो हम लोग रिवेट को एज ए सिंगल पॉइंट दिखाते हैं और हम लोग उसका सेंटर पॉइंट सेव करते हैं। तो सपोज ये रिवेट 1 का सेंटर पॉइंट हो गया, ये रिवेट 2 का सेंटर पॉइंट, और ये रिवेट 3 का सेंटर पॉइंट। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है? 90 mm। सारा डायमेंशन mm में है ना। ये डिस्टेंस भी कितना है? 90 mm। ठीक है। अब इसका अगर हम लोग कंबाइंड सेंट्रोइड लोकेट करो, उसको सी डैश बोले, तो ध्यान देना ये मेरा सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस होगा। चूंकि ये वाई एक्सिस का सिमेट्रिक है तो बीचों बीच जो वाई एक्स वर्टिकल एक्सिस बनेगा दैट विल बी सेंट्रोइडल वाई एक्सिस, और वो अभी 2 के सेंटर से पास होगा। ये सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस, ये सेंट्रोइडल वाई एक्सिस, दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेगा, तो अभी जहां 2 का सेंटर है वहीं इंटरसेक्ट करा है क्या? ये इन तीनों रिवेटेड जॉइंट का क्या हो जाएगा? कंबाइंड सेंट्रोइड। ठीक है। तो कंबाइंड सेंट्रोइड 2 के सेंटर पे यानी यहाँ पर आ रहा है क्या? हाँ, इसको सी डैश। अब इस लोड पी को मेरे को कंबाइंड सेंट्रोइड पे ट्रांसफर करना है। तो लोड पी तो 30,000 न्यूटन। अब ट्रांसफर करने के लिए मैं इस लोड पी का कंबाइंड सेंट्रोइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे, इस डिस्टेंस को एक बार के लिए ई बोल दे रहा हूँ। तो ये हर वर्टिकल है तो परपेंडिकुलर यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस 90 mm के बराबर है क्या? देख, तो यहाँ ई की वैल्यू कितनी है? 90 mm। अब इस लोड पी को कंबाइंड सेंट्रोइड पे ट्रांसफर करोगे तो एक डायरेक्ट फोर्स तो आएगा ही पी नीचे की तरफ, और एक मोमेंट आएगा क्या? मोमेंट कितना होगा? पी 30,000 न्यूटन इंटू ई, जिसमें ई की वैल्यू 90 mm है। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के कारण जब इसको सीडीएस पे ट्रांसफर करूंगा तो एक मोमेंट आएगा पी इंटू ई, कुछ ऐसा। ये कैसा है सर? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मूवमेंट आएगा पी इंटू ई। इसको चाहो तो यहाँ दिखा दो, यहाँ दिखा दो, तो यहाँ पर एक डायरेक्ट फोर्स आएगा पी और एक मूवमेंट आएगा पी इंटू ई। ठीक है। और इसमें पी की जो वैल्यू है वो कितनी है सर? 30,000 न्यूटन, और जो मूवमेंट पी इंटू ई है, ध्यान देना, पी इंटू ई, उसमें पी तो 30,000 न्यूटन है और डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 90 है, तो ये इतना न्यूटन mm। क्लियर पॉइंट? ये हो गया। ठीक है। अब मेरे को इसका स्ट्रेस कंडीशन रिवेट 3 पे निकालना है, क्योंकि ओवरऑल मेरे को लास्ट में स्ट्रेस रिवेट 3 का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताना है। तो यहाँ अगर तुम लोग इफेक्ट देखोगे तो जो मेरा डायरेक्ट फोर्स P है, ध्यान देना, ये रिवेट के क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है, और रिवेट के क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है तो इसका शियर आएगा क्या? फोर्स के कारण शियर आ रहा है, तो इस शियर को हम लोग कौन सा शियर बोलेंगे? प्राइमरी शियर। तो यहाँ पर फोर्स P के कारण क्या आएगा सर? प्राइमरी शियर आएगा हर एक रिवेट में, तो रिवेट 3 में भी शियर आएगा, प्राइमरी शियर। अगर मैं मोमेंट P इंटू ई का बात करूं तो मोमेंट P इंटू ई रिवेट के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है? जैसे कि अगर मैं इस बोर्ड का परपेंडिकुलर एक्सिस को जेड बोलूं तो वो रिवेट के क्रॉस सेक्शन का भी परपेंडिकुलर एक्सिस है, और ये एक तरह से मोमेंट जेड एक्सिस के अबाउट ही है क्या? हाँ सर। तो ये जो मोमेंट है रिवेट के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एक्सिस के आउट है, और जब भी मोमेंट रिवेट के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एक्सिस के आउट है तो उसके कारण भी शियर आएगा क्या? बस ये मोमेंट के कारण है तो उसको क्या बोलते रहे हैं? सेकेंडरी शियर। तो ध्यान देना, फोर्स के कारण भी शियर है, मूवमेंट के कारण भी शियर है, तो हम लोग क्या करेंगे? पी के कारण जो प्राइमरी शियर आ रहा है उसकी वैल्यू निकाल लो, जो मूवमेंट के कारण सेकेंडरी शियर आ रहा है उसकी वैल्यू निकाल लो, फिर उसका रिजल्टेंट शियर की वैल्यू निकाल लेंगे। और जैसे रिजल्टेंट शियर आ जाएगा रिवेट 3 का, तो रिवेट 3 का जो रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस है वही उस रिवेट का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि रिवेट 3 में शियर के अलावा और कुछ आ ही नहीं रहा है। पी के कारण भी प्राइमरी शेयर, मूवमेंट के कारण भी सेकेंडरी शेयर, तो उनका रिजल्टेंट शेयर निकालेंगे और वही रिवेट 3 का मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे? तो पहले तो फोर्स पी के कारण क्या आ रहा है? प्राइमरी शेयर। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? प्राइमरी शेयर इन रिवेट 3 जो पी के कारण आ रहा है। ठीक है। तो प्राइमरी शेयर ऑन रिवेट 3, ऑन रिवेट 3। ठीक है।
रिवेट 3 क्लियर पॉइंट विच इज कमिंग ड्यू टू, वो किसके आना रहा है, ड्यू टू पी। ठीक है, इसको मैं डिनोट कर दे रहा हूँ। अभी मैं फोर्स के टर्म में निकाल रहा हूँ, तो पी एस थ्री डैश। क्यों सर, प्राइमरी शेयर को भी फोर्स के टर्म में निकाल लो, सेकेंडरी वाले शेयर को भी फोर्स के टर्म में निकाल लो, तो रिजल्टेंट शेयर भी फोर्स के टर्म में आ गया, और जैसे रिजल्टेंट शेयर फोर्स के टर्म में आ जाएगा, डिवाइड बाई एरिया कर दोगे तो रिजल्टेंट शेयर स्ट्रेस निकल जाएगा। क्लियर पॉइंट। तो अभी मैं प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों शेयर फोर्स के टर्म में निकाल ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों है तो शेयर ही, तो रिजल्टेंट शेयर भी फोर्स के टर्म में आ जाएगा, तो रिवेट 3 का रिजल्टेंट शेयर फोर्स निकल जाएगा। फिर डिवाइड बाई एरिया कर देंगे तो रिवेट 3 का रिजल्टेंट शेयर स्ट्रेस निकल जाएगा। तो प्राइमरी शेयर फोर्स ऑन रिवेट 3 PS3 डैश, ये कैसे निकालेंगे सर, तो हम लोग को पता है क्या, फोर्स कैन जो शेयर फोर्स आएगा वो हर एक रिवेट में बराबर ही आएगा, और वो निकालने का तरीका क्या है सर, टोटल फोर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिवेट। अभी कितने रिवेट है, 3। टोटल फोर्स पी कितना है सर, 30,000 न्यूटन डिवाइड बाई 3। तो प्राइमरी शेयर फोर्स रिवेट 3 का कितना आ गया, 10,000 न्यूटन। अगला इसका डायरेक्शन, क्योंकि जब रिजल्टेंट शेयर निकालेंगे तो डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ेगा। डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो किसी भी रिवेट का प्राइमरी शेयर फोर्स या प्राइमरी शेयर स्ट्रेस का डायरेक्शन ड्रॉ करने का तरीका क्या है, वो फोर्स पी के कारण है, तो ये हमेशा फोर्स पी के अपोजिट होगा। तो अभी पी नीचे है क्या तो रिवेट 3 का जो प्राइमरी शेयर फोर्स होगा PS3 डैश, वो किधर होगा, ऊपर। ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली मैं रिवेट 3 का सेकेंडरी शेयर फोर्स निकाल ले रहा हूं। सेकेंडरी शेयर फोर्स ऑन रिवेट 3 वो किसके कारण आ रहा है सर, ड्यू टू, ये मोमेंट P इंटू ई के कारण आ रहा है, ड्यू टू मोमेंट P इंटू ई। अच्छा, इसके बाद जो सेकेंडरी शेयर आ रहा है फोर्स के टर्म में निकाल रहा हूं, तो जो सेकेंडरी शेयर फोर्स है उसको मैं PS3 डबल डैश बोलते रहा हूँ। एस फॉर शेयर, 3 फॉर रिवेट 3, डबल डैश सेकेंडरी शेयर के लिए। अब किसी भी रिवेट का सेकेंडरी शेयर निकालना है ना, तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी रिवेट का सेकेंडरी शेयर फोर्स, मान लो i3 रिवेट का निकाल रहा हूं, तो PSI डबल डैश निकालने का फॉर्मूला होता है C इंटू RI। RI क्या है, उस रिवेट के सेंटर का कंबाइंड सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस, बट उसके लिए पहले मेरे को कांस्टेंट फैक्टर C निकालना पड़ेगा क्या, हाँ, और ये कांस्टेंट फैक्टर C निकालने का फॉर्मूला होता है, जिस मोमेंट के कारण सेकेंडरी शेयर आ रहा है मोमेंट, दैट इज P इंटू ई अपॉन समेशन ऑफ RI स्क्वायर। क्या करेंगे, सारे रिवेट का RI निकाल के उसका स्क्वायर करके सम कर दो। ठीक है, तो यहाँ सबका RI तो निकालना ही पड़ेगा, तो एक एक करके यहाँ निकाल ही लो। रिवेट 1 के अगर मैं सेंटर का सेंट्रोइड से डिस्टेंस निकालूं, उसको R1 बोलूं, तो क्या वो 90 mm है, यस सर, तो R1 इज 90 mm। रिवेट 2 के सेंटर का सेंट्रोइड से डिस्टेंस को अगर R2 बोलूं, तो R2 0 mm है। रिवेट 3 के सेंटर का अगर मैं सेंट्रोइड से डिस्टेंस निकालूं, तो वो भी 90 mm है क्या, तो हेयर R1 इज 90 mm, R2 इज 0 एंड R3 इज 90 mm। ओके, तो क्या आ जाएगा सर, मोमेंट P इंटू ई, मोमेंट P इंटू में P है 30,000 न्यूटन और E 90 mm, सो इट इज 30,000 इंटू 90 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर। R1 इज 90, सो 90 स्क्वायर, प्लस R2 इज 0, इसलिए 0 स्क्वायर, प्लस R3 इज 90, तो 90 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, कांस्टेंट फैक्टर C कितना आ रहा है सर, ये 30,000 इंटू 90 डिवाइड बाई 90 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। इट इज कमिंग, यू कैन चेक कैलकुलेशन, 166.667 न्यूटन पर mm। और जैसे ये C निकल गया, तो हम लोग का रिवेट 3 का सेकेंडरी शेयर फोर्स निकल जाएगा क्या, दैट इज PS3 डबल डैश। कितना आएगा सर, C इंटू R3, C कितना है 166.667 इंटू R3। R3 क्या है, रिवेट 3 के सेंटर का सेंट्रोइड से डिस्टेंस जो कितना mm है, 90 mm, तो इंटू 90। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रिवेट 3 का सेकेंडरी शेयर फोर्स दैट इज PS3 डबल डैश। कितना आ रहा है ये, इट इज कमिंग 15,000 न्यूटन। ये तो हो गया इसका वैल्यू। अब इसका डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो किसी भी रिवेट का सेकेंडरी शेयर फोर्स ड्रॉ करने का तरीका क्या है, ये इस मूवमेंट के कारण आ रहा है, तो कैसे ड्रॉ करोगे, पहले उस रिवेट के सेंटर को सेंट्रोइड से मिलाएंगे, उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उस परपेंडिकुलर लाइन पे सेकेंडरी शेयर फोर्स आएगा, पर उस परपेंडिकुलर लाइन पे सेंस कैसा लेंगे, तो सेंस ऐसा लेंगे, ये इस मूवमेंट के कारण आ रहा है, मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो उस परपेंडिकुलर लाइन पे ऐसा सेंस लेंगे कि उस रिवेट का सेंटर पॉइंट कंबाइंड सेंट्रोइड के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करें। जैसे मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसा सेंस लोगे कि उस रिवेट का सेंटर पॉइंट सेंट्रोइड के बाद क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करें। ठीक है, इसको कर लेते हैं तो बेटर क्लियर होगा। रिवेट 3 का सेकेंडरी शेयर फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं तो पहले रिवेट 3 के सेंटर को सेंट्रोइड से मिलाओ, ये लाइन बनेगा। अब इसका परपेंडिकुलर, ये हॉरिजॉन्टल है तो इसका परपेंडिकुलर कैसा बनेगा सर, वर्टिकल बनेगा। ये हो गया। अब इस लाइन पे डायरेक्शन या सेंस कैसे लेंगे, तो इस लाइन पे ऐसा एरो लेंगे कि उसका इफेक्ट ऐसा हो कि वो इस पॉइंट को सेंट्रोइड के बाद एंटी क्लॉकवाइज का अपोजिट यानी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करे। तो इस लाइन पे ऐसा हो कि ये पॉइंट सेंट्रोइड के क्लॉकवाइज रोटेट हो, उसके लिए ऐसा रोटेट करना पड़ेगा क्या, हाँ सर।
और ऐसा रोटेट करने के लिए यहाँ एरो नीचे लेना पड़ेगा क्या, हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट। तो ये रिवेट 3 का सेकेंडरी शियर फोर्स हो गया PS3 डबल डैश। ये हो गया, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है, और अपोजिट आ रहा है तो अभी रिजल्टेंट काफी इजीली निकल जाएगा। अगर मैं रिजल्टेंट शियर फोर्स ऑन रिवेट 3 निकालूं, रिजल्टेंट शियर फोर्स ऑन रिवेट 3, उसको अगर हम लोग PS3 बोले तो कैसे निकलेगा सर, रिवेट 3 का प्राइमरी शियर फोर्स, सेकेंडरी शियर फोर्स, ठीक है। प्राइमरी शियर फोर्स कितना है सर, PS3 कितना 10,000 न्यूटन, और सेकेंडरी 15,000, डायरेक्शन अपोजिट है। ये प्राइमरी शियर फोर्स ऊपर की तरफ 10,000 न्यूटन, और सेकेंडरी शियर फोर्स नीचे की तरफ PS3 डबल डैश वो कितना है 15,000 न्यूटन, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट और अपोजिट है, तो रिजल्टेंट शियर फोर्स PS3 आ जाएगा क्या, कितना आएगा सर 15, नीचे वाला ज़्यादा है तो ओवरऑल रिजल्टेंट नीचे होगा ना, और वो कितना होगा 15,000 माइनस 10,000, अपोजिट है तो सबस्ट्रेट हो जाएगा, दैट इज 5,000 न्यूटन। तो ये रिवेट 3 का रिजल्टेंट शियर फोर्स है। और जैसे ही आ गया तो रिवेट 3 का रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस आ जाएगा क्या, रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस ऑन रिवेट 3, शियर स्ट्रेस ऑन रिवेट 3, यस, उसको अगर मैं टाउ 3 बोलूँ तो क्या होगा सर, रिजल्टेंट शियर फोर्स ऑफ रिवेट 3 डिवाइड बाई एरिया ऑफ रिवेट, ये कितना है 5,000 न्यूटन, और एरिया तो हर रिवेट का सेम है तो रिवेट 3 का भी उतना ही होगा, और मेरे को डायमीटर दिया है 10 mm, तो एरिया कितना होगा π/4 इंटू 10 स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रिवेट 3 का रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस आ जाएगा, कितना आएगा 5,000 डिवाइड बाई π/4 d स्क्वायर, इट इज कमिंग 63.662 न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल। अच्छा, रिवेट 3 में ये रिजल्टेंट शियर आ गया, और इसके अलावा तो रिवेट 3 में और कोई स्ट्रेस ही नहीं आ रहा है, और कोई स्ट्रेस ही नहीं आ रहा है, तो यही रिवेट 3 का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा ना, ओवरऑल मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूँ, रिवेट 3 का ओवरऑल मैक्सिमम बोलने का मतलब वो तो 1 2 3 सब में मिला के जो सबसे ज्यादा आ रहा है वो हो गया, उसका नहीं बात करो, रिवेट 3 का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो गया। और अभी क्वेश्चन में रिवेट 3 का ही पूछा था, कितना आ रहा है 63.662 मेगा पास्कल, ठीक है, मेगा पास्कल में पूछा है, करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस बोला है, तो 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करोगे तो 63.7 आएगा क्या, हाँ सर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कितना हो गया 63.7, ओके। सो स्टूडेंट, अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, अ ब्रैकेट इज अटैच्ड टू अ वर्टिकल कॉलम बाय मींस ऑफ 6 आइडेंटिकल रिवेट एज शोन इन फिगर। It is subjected to eccentric load of 60 kilonewton at a distance of 225 mm from the center of the column. क्लियर, इसमें एक एसेंट्रिक लोड लग रहा है 60 किलो न्यूटन का, इसको एक बार के लिए हम लोग P से डिनोट करें, सो इसकी वैल्यू P इट इज कितना है 60,000 न्यूटन, ठीक है, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 225 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉलम। ये सेंटर लाइन ऑफ द कॉलम है, और इससे इसका डिस्टेंस डायग्राम में दिया हुआ है 225, यहाँ सारा डायमेंशन mm में लिखा हुआ है ना, तो ये डिस्टेंस कितना है 225 mm, अच्छी बात है। Now the maximum possible shear stress for the rivet is 150, maximum permissible shear stress for the rivet is 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मेरे को मतलब मेरे को क्वेश्चन में परमिशिबल शियर स्ट्रेस दिया है क्या, हाँ सर, कितना 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द रिवेट या तो 150 के बराबर या उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। सो वी हैव टू फाइंड डायमीटर ऑफ रिवेट। तो यहाँ सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस लोड P को पहले इन रिवेट्स के कंबाइन सेंट्रॉइड पे ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हम लोग पता करेंगे कौन सा रिवेट क्रिटिकल रिवेट होगा, और क्रिटिकल पॉइंट का रिवेट का स्ट्रेस कंडीशन पता करेंगे, ठीक है, और उसका जो भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा क्रिटिकल रिवेट का वो या तो इतना या इससे कम होना चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इसको बराबर ले लेंगे। बट पहले इसको अगर हम लोग इसके कंबाइन सेंट्रॉइड पे ट्रांसफर करें ना, तो कंबाइन सेंट्रॉइड को मैं यहीं लोकेट करके एक बार दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ लाइन डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है 6 रिवेट है, और यहाँ रिवेट्स का सेंटर पॉइंट अगर दिखाएं तो दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ रिवेट 1, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ रिवेट 2, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ रिवेट 3, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ रिवेट 4, सॉरी रिवेट 6, दिस इज फॉर रिवेट 4, रिवेट 5, इसके हिसाब से नंबरिंग कर रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 6, यस सर, सारा डायमेंशन mm में ना, बार बार मैं mm नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है सर 75 mm, एंड ये डिस्टेंस भी कितना है सर 75, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन में अगर ये मैं इसका सेंटर लाइन बात करूं,
तो क्वेश्चन में ये डिस्टेंस कितना दिया है 50 mm और ये डिस्टेंस भी कितना है 50। अब इसका अगर कंबाइंड सेंट्रोइड लोकेट करोगे तो चूंकि ये डायग्राम एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक है तो बीचों बीचों एक्स एक्सिस बनाऊंगा, दैट विल बी सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस। यस सर, तो ये मेरा क्या हो गया सर सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली ये सेंट्रोइडल वाई एक्सिस हो गया क्या, और दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेगा वो इसका क्या हो जाएगा कंबाइंड सेंट्रोइड। तो ये सारे रिवेट का कंबाइंड सेंट्रोइड हो गया सी डेस। सी डेस कहीं यहाँ पर आ रहा है सर? हाँ सर। अच्छा, अब मेरे को इस लोड पी को इस कंबाइंड सेंट्रोइड सी डेस पे ट्रांसफर करना है, तो इस लोड पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंबाइंड सेंट्रोइड सी डेस से ही देखेंगे। लोड पी वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखोगे, और ये डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है 225 mm। तो जो भी लोड पी का कंबाइंड सेंट्रोइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको अगर मैं ई बोलूँ तो ई की वैल्यू 225 mm है क्या? हाँ सर। अब इस लोड पी को कंबाइंड सेंट्रोइड पे ट्रांसफर करोगे तो एक डायरेक्ट फोर्स पी तो आएगा ही इस तरीके से। हाँ सर, बट इस पी के कारण सी डेस के एक मूवमेंट भी आएगा। मूवमेंट क्या होगा पी इंटू ई, और उसका डायरेक्शन क्या होगा क्लॉकवाइज। तो जब इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ एक मूवमेंट भी आएगा पी इंटू ई, और उसका डायरेक्शन क्या होगा क्लॉकवाइज। अगर उसको यहाँ भी दिखाना चाहो तो एक डायरेक्ट फोर्स आ रहा है पी और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट आ रहा है पी इंटू ई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इफेक्ट का बात करेंगे तो पी जो है वो रिवेट के क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है, और चूंकि फोर्स पी रिवेट के क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है तो पी के कारण कौन सा स्ट्रेस आएगा? प्राइमरी शियर आएगा। ठीक है, प्राइमरी शियर। वैसे अगर हम लोग मोमेंट P इंटू ई का बात करेंगे जिसमें P की वैल्यू कितनी है सर 60,000 और E 225 mm है, तो इस मोमेंट P इंटू ई जो है वो रिवेट के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एक्सिस कट है, और जब भी मोमेंट परपेंडिकुलर एक्सिस कट आएगा क्रॉस सेक्शन के तो उसके कारण रिवेट के क्रॉस सेक्शन में कौन सा स्ट्रेस आएगा? शियर स्ट्रेस। और ये मूवमेंट के कारण आ रहा है तो इस शियर स्ट्रेस को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी शियर। तो यहाँ मूवमेंट P इंटू ई के कारण क्या आ रहा है? सेकेंडरी शियर। ठीक है, अब हम लोग को दोनों के यहाँ शियर है तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? क्योंकि डिजाइन का क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्रिटिकल रिवेट पता करेंगे, और क्रिटिकल रिवेट जैसे ही पता चल गया तो उसका पहले P के आर्ट प्राइमरी शेयर निकालो, P इंटू ई के आर्ट सेकेंडरी शेयर निकालो, तो रिजल्टेंट शेयर भी निकल जाएगा क्या? हाँ सर। और क्रिटिकल रिवेट का जो रिजल्टेंट शेयर फोर्स आएगा वही ओवरऑल मैक्सिमम शेयर फोर्स भी हो जाएगा क्योंकि वो क्रिटिकल रिवेट है, और डिवाइड बाय एरिया कर देंगे तो क्रिटिकल पॉइंट का रिजल्टेंट शेयर स्ट्रेस निकल जाएगा और वही ओवरऑल मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हो जाएगा। बट उसके लिए पहले क्रिटिकल रिवेट तो पता करना पड़ेगा ना। क्रिटिकल रिवेट वो रिवेट होगा जिसका रिजल्टेंट शेयर फोर्स या रिजल्टेंट शेयर स्ट्रेस सबसे ज्यादा हो, क्योंकि पी के प्राइमरी शेयर है, मूवमेंट के सेकेंडरी शेयर है, तो उनका एक रिजल्टेंट शेयर होगा, और जिस रिवेट का रिजल्टेंट शेयर सबसे ज्यादा हो वो क्रिटिकल रिवेट होगा। ठीक है, अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर रिवेट्स का प्राइमरी शेयर और सेकेंडरी शेयर ड्रॉ कर लो, सबका जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर में कौन से रिवेट आएंगे वो मैं बता रहा हूँ, बट सबका जरूरत नहीं है प्राइमरी और सेकेंडरी ड्रॉ करने का। ठीक है, क्या करा करो, वो सारे रिवेट्स का सेंटर पॉइंट लो जो चारों तरफ के आपस में फारदेस्ट पॉइंट है। जैसे इसके ऊपर राइट साइड देखोगे, इसके ऊपर और राइट साइड, तो इधर का फारदेस्ट पॉइंट 2 है क्या, तो 2 का ड्रॉ करो। इधर का फारदेस्ट पॉइंट 1 है, वैसे इधर नीचे तरफ का फारदेस्ट पॉइंट 5 है, और इधर के नीचे तरफ का फारदेस्ट पॉइंट 4 है। मतलब चारों तरफ का कॉर्नर पॉइंट्स देख लो, ऐसे हो गया क्या। तो यहाँ पर फारदेस्ट पॉइंट में कौन कौन से रिवेट आ रहे हैं सर? रिवेट 1, रिवेट 2, रिवेट 4 एंड रिवेट 5। तो मेरे को इन चारों रिवेट को ही फोकस करना है, 1 को, 2 को, 4 को, 5 को। ये पक्का है कि जो भी रिवेट क्रिटिकल होगा इन चारों में ही कोई एक या कोई दो होगा। ठीक है, बट 4, 3 और 6 कभी भी ओवरऑल क्रिटिकल नहीं हो सकते। इस एनालिसिस में ही नहीं जाना हम लोग को। क्यों? सिंपल क्या करो, चारों तरफ के फारदेस्ट पॉइंट को देखो। इधर का फारदेस्ट पॉइंट 2 है, इधर का 1 है, इधर का 5 है और इधर का 4 है। तो इन चारों पॉइंट पे फोकस करो। अब इन चारों पॉइंट में कैसे फोकस करोगे, तो इन चारों पॉइंट के लिए दो चीजें देखते हो। एक तो आर आई क्या है? रिवेट के सेंटर का सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस। वो देखो आर आई किसका ज्यादा है इन चारों पॉइंट में, बाकी से मतलब नहीं है। वैसे ही इन चारों पॉइंट में दूसरा देखो थीटाई क्या है? प्राइमरी शेयर और सेकेंडरी शेयर के बीच का वेक्टर एंगल होना चाहिए। वेक्टर एंगल ड्रॉ करने के लिए दोनों वेक्टर को इस तरीके से ड्रॉ करोगे कि दोनों का टेल एक दूसरे को छुए, हेड बाहर की तरफ जाए, और जब टेल एक दूसरे को छू रहा है और हेड बाहर की तरफ जा रहा है तब उनके बीच का जो 180 डिग्री या उससे छोटा एंगल है दैट इज नोन एज वेक्टर एंगल। और जिस रिवेट के केस में वेक्टर एंगल यानी थीटाई लेस आएगा वो देखो, क्योंकि वेक्टर एंगल कम होने से रिजल्टेंट ज्यादा मिलता है। और इन चारों में वो रिवेट जिसका आर आई भी सबसे ज्यादा है और थीटाई सबसे कम है दैट विल बी ओवरऑल क्रिटिकल रिवेट। ठीक है, आर आई का बात करोगे तो ये आर आई तो खैर मेरे को बाद में सब सारे रिवेट का ही जरूरत पड़ेगा वैल्यू निकालना है, बट अभी इन चारों से मतलब है 1, 2, 3 और 4 के आर से। अगर मैं यहाँ 2 का आर निकालूं, 2 के सेंटर को सेंटर, तो ये डिस्टेंस R2 होगा क्या? हाँ सर। और R2 कैसे निकल जाएगा सर? इस ट्रायंगल पे फोकस करोगे, इस ट्रायंगल में,
तो ये डिस्टेंस 50 mm है और ये डिस्टेंस 75, तो R2 रूट ओवर 50 स्क्वायर प्लस 75 स्क्वायर होगा क्या? हाँ सर, तो अभी R2 कितना आ रहा है सर? रूट ओवर 50 स्क्वायर प्लस 75 स्क्वायर, कैलकुलेशन कर सकते हो कितना आ रहा है सर? ये रूट ओवर 50 स्क्वायर प्लस 75 स्क्वायर, इट इज कमिंग 90.139 mm, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये आया R2। बट कुछ सोचना, अभी सिमेट्रिसिटी से R1 भी उतना ही आएगा क्या? ये डिस्टेंस R1 है, उसके लिए ये ट्राइंगल को देखोगे, ये 75 और ये 50 है, R5 भी उतना ही आएगा और R4 भी उतना ही आएगा क्या? करके देख लेना, कैलकुलेशन जो है ना, बट इतना ऑब्जर्वेशन से समझ सकते हो। तो अभी R2 तो आ गया इतना, बट अभी R1, R5 और R4, R1 भी इतना ही होगा, R5 भी इतना ही होगा और R4 भी इतना ही होगा। ठीक है, ये हो गया। तो अगर R के हिसाब से बात करूं तो 1, 2, 4 और 5 चारों का R बराबर है क्या? तो इन चारों को आपस में देखोगे तो चारों का ही R बराबर है, तुम चारों का ही मैक्सिमम हो गया आपस में, तो R के हिसाब से या तो 1 या तो 2 या तो 4 या तो 5 क्रिटिकल होगा। बट ये R के हिसाब से, अभी एक बचा हुआ है थीटा आई। थीटा आई क्या होगा? इन चारों के लिए, बाकी रिवेट से मतलब नहीं, इन चारों रिवेट के सेंटर पॉइंट में प्राइमरी शियर फोर्स, सेकेंडरी शियर फोर्स ड्रॉ कर लो और इनके बीच का वेक्टर एंगल देखो, और किसमें वेक्टर एंगल कम आ रहा है ये देखो। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं ना, तो मैं पहले प्राइमरी ड्रॉ कर रहा हूं। प्राइमरी कैसे ड्रॉ करोगे? प्राइमरी तो सबका ही सेम आएगा खैर, और कैसे ड्रॉ करते हैं? ये फोर्स पी के अपोजिट होगा, जैसे पी नीचे है तो किसी भी रिवेट के सेंटर पॉइंट में जो प्राइमरी शियर फोर्स आ रहा है वो ऊपर आएगा। अभी फोर्स के टर्म में ड्रॉ कर रहा हूँ प्राइमरी को भी, तो सेकेंडरी को भी फोर्स के टर्म में ड्रॉ करूंगा। और यहाँ रिजल्टेंट वाला कॉन्सेप्ट क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि दोनों शियर है, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। तो पी नीचे, जैसे रिवेट 2 का प्राइमरी शियर फोर्स ऊपर आएगा, इसको मैं PS2 डैश बोल दे रहा हूँ, S फॉर शियर, 2 फॉर रिवेट 2, डैश फॉर प्राइमरी शियर। वैसे रिवेट 1 का प्राइमरी शियर फोर्स ऊपर आएगा PS1 डैश, रिवेट 5 का भी ऊपर आएगा PS5 डैश, और रिवेट 4 का भी ऊपर आएगा PS4 डैश। या क्या यहाँ तक क्लियर? ये तो गया प्राइमरी शियर फोर्स। अगला अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी का, किसी भी रिवेट का सेकेंडरी ड्रॉ करने का तरीका क्या है? पहले तो उस रिवेट के सेंटर को सेंट्रॉइड से मिलाएंगे, ये लाइन बना, उसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसा बनेगा, इस लाइन पे सेकेंडरी शियर फोर्स आएगा। बट उसका सेंस कैसे डिसाइड करेंगे? तो सेंस मूवमेंट इस लाइन पे ऐसा रो लेंगे कि ये पॉइंट सेंट्रॉइड के ऐड जो मूवमेंट का डायरेक्शन उसका अपोजिट रोटेट हो। मूवमेंट कैसा है सर? क्लॉकवाइज। तो इस लाइन पे ऐसा रो लेंगे कि उसका इफेक्ट ऐसा हो कि वो इस पॉइंट को सेंट्रॉइड के ऐड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करे। ठीक है, अब इस लाइन पे ऐसा रो कि वो इस पॉइंट को सी डैश के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करे, उसके लिए ऐसा जाना पड़ेगा, उसके लिए इधर एरो लेना पड़ेगा। तो ये सेकेंडरी शियर फोर्स हो गया रिवेट 2 का, PS2 डबल डैश। अच्छा, दोनों का टेल एक दूसरे को छू रहा है और हेड बाहर की तरफ जा रहा है, तब इनके बीच का जो वेक्टर है छोटा एंगल होगा, यानी ये एंगल वेक्टर एंगल होगा, तो इस वेक्टर एंगल को थीटा 2 बोल दिया। ठीक है, रिवेट 1 का ड्रॉ करोगे तो उसके सेंटर को सेंट्रॉइड से मिलाना ऐसा, उसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसा बनेगा। अब इस लाइन पे ऐसा रो कि उसका इफेक्ट सेंट्रॉइड के एंटी क्लॉकवाइज हो, उसके लिए इधर एरो लेना पड़ेगा। सो दिस इज सेकेंडरी शियर फोर्स ऑफ रिवेट 1। इनके बीच का वेक्टर एंगल देखोगे तो ये होगा क्या? थीटा 1। क्यों? क्योंकि दोनों का टेल एक दूसरे को छू रहा है और हेड बाहर की तरफ जा रहा है, तब इनके बीच का जो 180 डिग्री या उससे कम वाला एंगल है, ये एंगल है। रिवेट 5 का ड्रॉ करोगे तो उसको सेंट्रॉइड से मिलाओ ऐसा, उसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसा बनेगा। अब इस लाइन पे ऐसा रो कि उसका इफेक्ट सेंट्रॉइड का एंटी क्लॉकवाइज हो, तो इधर लेना पड़ेगा क्या? सो दिस इज PS5 डबल डैश। अगेन इनके बीच का वेक्टर एंगल देखोगे तो ये एंगल होगा थीटा 5। ये 1 जितना भी हो गया इसकी वैल्यू ये तो पक्का है कि 90 से ज्यादा है। हाँ सर। रिवेट 4 का ड्रॉ करोगे तो इसके सेंटर को सेंट्रॉइड से उसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसा बनेगा, ये पूरा एंगल 90 है ना। अब इस लाइन पे ऐसा रो कि उसका इफेक्ट सेंट्रॉइड का एंटी क्लॉकवाइज, उसके लिए इधर लेना पड़ेगा क्या? सो दिस इज PS4 डबल डैश, और ये इनके बीच का वेक्टर एंगल है, इसको क्या बोल दे रहा हूँ? थीटा 4। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ। अब यहाँ फोकस करोगे ना तुम लोग, तो थीटा वेक्टर एंगल पे फोकस करोगे ना, तो थीटा 1 और थीटा 5 दोनों 90 से ज्यादा है, मेरे को तो लेसर वैल्यू देखना है ना। और थीटा 2 और थीटा 4 90 से कम है क्या? हाँ सर। अच्छा, ये दोनों आपस में बराबर आएगा क्या? कंफ्यूजन है तो निकाल के देख लेना, वैसे तो ये निकालना ही पड़ेगा ना क्योंकि डिजाइन करना है। बट यहाँ ऐसे देख सकते हो ना, इस ध्यान देना, इस ट्रायंगल से ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल से ये वाला एंगल दोनों सेम आएगा क्या? अगर मैं इस एंगल को 5 बोलूं, कैलकुलेशन करके देख लेना, तो ये एंगल भी 5 होगा। कैसे सर? मेरे भाई, इस ट्रायंगल में फोकस करोगे तो ये 50 और ये 75 है। मान लो मैं tan 5 करके निकालूं तो tan 5 50/75 आएगा, tan 5 50/75 आएगा। ठीक है, यहां से देखोगे तो ये एंगल निकालोगे तो अगेन इसको अगर एक बार के लिए मान लो φ1 बोला तो tan φ1 भी 50/75 आएगा क्या? तो जाहिर सी बात है ये एंगल सेम आएगा। ठीक है, अच्छा ये सेम है तो ये 90 है, तो थीटा 2 90 माइनस इतना होगा क्या? वैसे ही थीटा 4 भी करोगे, ध्यान देना ये पूरा 90 है
और ये फाइव है, तो थीटा 4 भी 90 माइनस 5 होगा क्या? हाँ सर। तो यहां से मेरे को दिख रहा है कि थीटा 2 और थीटा 4 दोनों बराबर आएगा और 90 से कम आएगा। ठीक है, ये हो गया लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 5 कर रहे हो, ये हो गया। और थीटा 1 और थीटा 5 तो डायग्राम में ही 90 से ज्यादा दिख रहा है क्या? थीटा 1 इज मोर देन 90 डिग्री और थीटा 5 इज ऑल्सो मोर देन 90 डिग्री। अब ये क्या भी हो मेरे को मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरे को वेक्टर एंगल की वैल्यू इन चारों में देखना था कहाँ कम है। तो मेरे भाई ये 90 से ज्यादा है और ये 90 से कम है, तो कम यही होगा क्या? हाँ, तो कब ल्यू के हिसाब से देखोगे तो इन चारों में थीटा किसका किसका कम है सर? रिवेट 2 का और रिवेट 4 का। तो थीटा के हिसाब से बात करें इन चारों पॉइंट्स को देखते हुए, तो कौन कौन सा क्रिटिकल होगा? 2 या 4। तो ओवरऑल क्रिटिकल क्या होगा? जो दोनों में कॉमन है, और दोनों में कॉमन 2 या 2 या 4 है क्या? हाँ सर। तो ओवरऑल क्रिटिकल रिवेट कौन सा रिवेट होगा? आइदर रिवेट 2 और रिवेट 4 दोनों में किसी को भी ले सकते हो, ये हो गया। क्योंकि इन चारों में सबसे ज्यादा आर भी इनका है और सबसे कम थीटा भी है, क्योंकि आर तो सबका ही बराबर था, तो आर के हिसाब से चारों में किसी को भी ले सकते हो। इन चारों में थीटा 2 और 4 का सबसे कम आया क्या? तो थीटा के हिसाब से 2 या 4 को लोगे, तो ओवरऑल क्रिटिकल क्या होगा? जो दोनों में कॉमन है, एंड कॉमन इज रिवेट 2 या रिवेट 4। अब डिजाइन करना है तो 2 और 4 में किसी को भी ले सकते हो, तो मान लो मैं किसको ले लिया? 2 को। तो ओवरऑल क्रिटिकल रिवेट 2 या 4 में किसी को भी ले सकते थे, तो मान लो एक बार के लिए मैं किसको लेके निकाल ले रहा हूँ? 2 को। अब सब चीज रिवेट 2 का निकालो, और अल्टीमेटली रिवेट 2 का रिजल्टेंट शियर फोर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी निकाल के। तो पहले क्या निकालता हूं मैं? 2 को एज ए क्रिटिकल ट्रीट किया ना। हाँ सर। तब क्या निकालेंगे? प्राइमरी शियर फोर्स ऑन रिवेट 2, जो फोर्स पी के कारण आ रहा है, प्राइमरी शियर फोर्स ऑन रिवेट 2 यानी क्रिटिकल रिवेट, इसको मैं पी एस टू डैश बोल दे रहा हूँ। कैसे निकलेगा सर पी एस टू डैश? हर एक रिवेट का प्राइमरी सेम होगा, तो रिवेट 2 का भी उतना ही होगा, और निकालने का तरीका टोटल फोर्स पी डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ रिवेट। वो ध्यान से देखना, टोटल यहाँ 6 रिवेट है ना, 4 मत ले लेना ये दोनों। वो तो क्रिटिकल पता करते समय उसका जरूरत नहीं पड़ा ना, बट अभी तो पूरे रिवेट हो गए ना। तो टोटल नंबर ऑफ रिवेट आर 6। यस सर। पी की वैल्यू कितनी है? 60,000 न्यूटन डिवाइड बाई 6। तो प्राइमरी शियर फोर्स क्रिटिकल रिवेट का, फिर वो सबका ही बराबर आता, कितना आ गया? 10,000 न्यूटन। यस सर। अगला मोमेंट P इंटू ई के कारण सेकेंडरी आएगा क्या? तो सेकेंडरी शियर फोर्स ऑन क्रिटिकल रिवेट 2, रिवेट 2, इसको PS2 डबल डैश बोल दे रहा हूं। यस सर। ये कैसे निकालोगे? किसी भी रिवेट का सेकेंडरी शियर फोर्स निकालना है तो पहले कांस्टेंट फैक्टर C निकालना पड़ेगा। C निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जिस मोमेंट के कारण सेकेंडरी शियर फोर्स आया वो मोमेंट P इंटू ई डिवाइड बाई समेशन ऑफ आर आई स्क्वायर। हर एक रिवेट का आर आई निकाल के उसका स्क्वायर करके ऐड करोगे। ठीक है। मोमेंट P इंटू ई में P 60,000 न्यूटन है और E 225 mm है क्या? तो ये ऊपर वाला पार्ट तो कितना आएगा सर? 60,000 इंटू 225 डिवाइड बाई आर आई स्क्वायर। 6 रिवेट है ना, चारों का आर चाहिए। तो रिवेट 1 2 3 रिवेट 1 2 4 और 5 का तो आर बराबर था और 90.139 mm था। अब बचा क्या? रिवेट 3। रिवेट 3 के सेंटर का सेंट्रोइड से डिस्टेंस इतना है क्या? जो कितना 50 mm के बराबर है। तो अगर R3 की वैल्यू लिखूं तो R3 कितना है? 50 mm, क्योंकि जरूरत तो सबके आर का है ना। रिवेट 6 के सेंटर का भी सेंट्रोइड से डिस्टेंस देखोगे तो वो भी 50 mm है क्या? तो R6 भी 50 mm है। ठीक है। तो अगर यहां पर रखूं तो R1 कितना है सर? 90.139 mm। सो 90.139 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R2 भी 90.139 है क्या? तो 90.139 का स्क्वायर प्लस R3, ध्यान देना R3 50 mm है, तो प्लस 50 का स्क्वायर प्लस R4 भी 90.139 है क्या? कैलकुलेशन ध्यान से देखना। तो प्लस 90.139 का स्क्वायर प्लस R5 भी 90.139 है क्या? तो प्लस 90.139 का स्क्वायर प्लस R6 का स्क्वायर। R6 50 है तो 50 का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा? कांस्टेंट फैक्टर C निकल जाएगा क्या? हाँ, पहले नीचे वाला निकाल लेता हूं। 90.139 का स्क्वायर 4 C इज कमिंग 360 न्यूटन पर mm, क्योंकि फोर्स को न्यूटन में, डायमेंशन को mm लिया। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना ना। $90.139 स्क्वायर
यस करेक्ट, ये आ गया। और जैसे ही आ गया तो रिवेट 2 का सेकेंडरी शियर फोर्स निकल जाएगा, क्या क्या होगा वो सर, PS2 डबल डैश क्या हो जाएगा, C इंटू R2, C इज 360, R2 क्या है, रिवेट 2 का सेंटर का सेंट्रॉइड से डिस्टेंस, और वो कितना है 90.139। यस सर, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, रिवेट 2 का सेकेंडरी शियर फोर्स दैट इज PS2 डबल डैश कितना आएगा, ये 360 इंटू 90.139, कैलकुलेशन चेक कर लेना, इट इज कमिंग 32450.04 न्यूटन। ये आ गया रिवेट 2 का सेकेंडरी शियर फोर्स। और जैसे रिवेट 2 का प्राइमरी और सेकेंडरी निकल गया, रिजल्टेंट शियर फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। और ये क्रिटिकल रिवेट का रिजल्टेंट शियर फोर्स आ रहा है, तो वही ओवरऑल मैक्सिमम शियर फोर्स हो जाएगा, डिवाइड बाई एरिया कर दोगे तो ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट शियर फोर्स ऑन क्रिटिकल रिवेट 2, रिजल्टेंट शियर फोर्स ऑन क्रिटिकल रिवेट 2, उसको मैं PS2 बोल दे रहा हूं, कितना आएगा सर, तो ध्यान देना रिवेट 2 का प्राइमरी शेयर ये रहा, सेकेंडरी शेयर ये रहा। अब वो निकालने के लिए इनके बीच का ये वेक्टर एंगल θ2 निकालना पड़ेगा, क्या, हाँ वेक्टर एंगल ही है ये, क्यों, क्योंकि दोनों का टेल एक दूसरे को छू रहा है और हेड बाहर की तरफ जा रहा है। अब ये कैसे निकालोगे, तो पहले ये एंगल फाई निकालो, ये एंगल फाई इस ट्रायंगल से निकल जाएगा, क्या कैसे, अगर मैं इस ट्रायंगल में tan फाई लिखूं तो tan फाई क्या होगा सर, परपेंडिकुलर, अगर मैं इसको एंगल फाई बोला तो ये परपेंडिकुलर होगा 50 mm, बेस 75 होगा, तो इट इज इक्वल टू 50/75। तो यहाँ से एक तो फाई आ जाएगा, कितना आएगा फाई, tan इनवर्स 50 डिवाइड बाय 75, इट इज कमिंग 33.69 डिग्री। और जैसे ही फाई आ गया तो θ2 आ जाएगा, कितना आएगा θ2, ध्यान देना ये पूरा एंगल 180 डिग्री है। अच्छा 180 माइनस 90 माइनस फाई कर दो तो θ2 आ जाएगा, क्योंकि θ2 ये एंगल है, और ये 180 माइनस 90 माइनस फाई होगा। अच्छा 180 माइनस 90 तो 90 ही होगा, तो 90 माइनस फाई कर दूं तो θ2 आ जाएगा, क्या, और 90 माइनस फाई कितना है 33.69 डिग्री। तो कैलकुलेशन चेक कर लेना ना, फाई 33.69 डिग्री, तो यहाँ से क्या आ जाएगा θ2, कितना आएगा सर θ2, 90 माइनस 33.69, इट इज कमिंग 56.31 डिग्री। क्या क्या, ठीक है, क्या गया। तो रिजल्टेंट यहाँ ड्रॉ करके भी दिखाना चाहिए, तो प्राइमरी शेयर फोर्स PS2 डैश ऐसा है, हाँ सेकेंडरी शेयर फोर्स PS2 डबल डैश कुछ ऐसा है, और इनके बीच का वेक्टर एंगल θ2, ठीक है। PS2 डैश की वैल्यू कितनी है 10,000 न्यूटन, PS2 डबल डैश इसकी वैल्यू कितनी है 32,450.04 न्यूटन, और इनके बीच का वेक्टर एंगल θ2 कितना है 56.31 डिग्री। तो क्या रिजल्टेंट शियर फोर्स ऑन रिवेट टू PS2 निकल जाएगा, क्या क्या होगा सर, ये रूट ओवर PS2 डैश का स्क्वायर प्लस PS2 डबल डैश का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ PS2 डैश PS2 डबल डैश इंटू कॉस, इनके बीच का वेक्टर एंगल θ2 है तो कॉस θ2 ये आएगा। अब ये पुट कर दो, निकल जाएगा ये रूट ओवर कितना है सर PS2 डैश 10,000 का स्क्वायर, बाकी ये पुट करके तुम लोग खुद से निकाल सकते हो ना, रिजल्टेंट शेयर फोर्स ऑन रिवेट 2 आ जाएगा, PS2 डैश पता है 10,000, PS2 डबल डैश 32,450.04, और वेक्टर एंगल θ2 कितना है 56.31 डिग्री, तो कितना आ रहा है 10,000 स्क्वायर प्लस 32,450.04 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10,000 प्लस 32,450.04 इंटू कॉस 56.31 देन स्क्वायर रूट। कैलकुलेशन चेक कर लेना, इट इज कमिंग 33,956.49 न्यूटन। कैलकुलेशन चेक कर लेना, एक मिनट ना मैं कैलकुलेशन एक बार बस चेक कर ले रहा हूँ। 10,000 32,450.04 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10,000 yes some I think some calculation error I have done, it is coming 38897.37 न्यूटन।
ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम लोग भी। 38897.37 न्यूटन। ठीक है, जैसे ये रिजल्टेंट शियर फोर्स आ गया क्रिटिकल रिवेट का, तो क्रिटिकल रिवेट का रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस आ जाएगा क्या? हाँ सर, तो रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस ऑन क्रिटिकल रिवेट टू कितना आएगा, उसको टाउ टू बोलूं। और क्रिटिकल रिवेट का जो रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस है वही ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा। वो क्या होगा सर? रिजल्टेंट शियर फोर्स PS2 डिवाइड बाय एरिया ऑफ द रिवेट। तो ये ओवरऑल, और क्रिटिकल रिवेट का है तो यही ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो गया। कितना आएगा? 38897.37 डिवाइड बाय एरिया ऑफ द रिवेट। क्या क्या, और जैसे ये आ गया तो क्वेश्चन में क्या दिया है सर? परमिशिबल शियर स्ट्रेस ऑफ द रिवेट मटेरियल दिया क्या? 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो जैसे ही एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ गया, दिस एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू परमिशिबल शियर स्ट्रेस। या सर, जब डिजाइन कर रहे हो लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हो तो उसको बराबर ले लेना। ठीक है, तो बराबर लेके कर ले रहा हूँ। ठीक है, और एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है सर? 38897.37 डिवाइड बाई ए, दैट इज इक्वल टू 1 टाउ पी। परमिशिबल शियर स्ट्रेस कितना दिया है? 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो यहाँ से लिमिटिंग एरिया ऑफ द रिवेट आ जाएगा, लिमिटिंग एरिया निकल जाएगा तो डायमीटर भी निकल जाएगा। कितना आ रहा है? 38897.37 डिवाइड बाई 150, लिमिटिंग एरिया कितना आ रहा है? 259.316 mm स्क्वायर। चेक करना, तो लिमिटिंग एरिया ऑफ द रिवेट आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान देना, क्वेश्चन में डायमीटर पूछा है क्या? हाँ सर, तो जैसे लिमिटिंग एरिया निकल गया हम लोग का 259.316 mm स्क्वायर, क्या होगा एरिया का फॉर्मूला? π/4d स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 259.316। तो क्या यहाँ से लिमिटिंग डायमीटर भी निकल जाएगा क्या? हाँ, कितना आएगा? 259.316 इंटू 4 डिवाइड बाई पाई। अब ये तो कैलकुलेशन है, देन स्क्वायर रूट, इट इज कमिंग 18.171 mm। क्लियर है? तो लिमिटिंग डायमीटर ऑफ द रिवेट कितना आ रहा है? 18.171। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? 18.171। 18.171, ध्यान देना, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस पूछा है तो 18.171 को 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करोगे तो वो 18.2 mm होगा क्या? हाँ सर, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कितना हो गया? 18.2 mm। सो स्टूडेंट, अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? A bolted joint consists of 4 identical bolts is subjected to eccentric force of 10 kilonewton as shown in figure. Core diameter of the bolt दिया हुआ है 10 mm। तो ध्यान देना, 4 आइडेंटिकल बोल्ट से कनेक्टेड है। ये जो एसेंट्रिक लोड लग रहा है इसको P बोल दिया हूँ। ये 10 किलोन्यूटन, न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो 10,000 न्यूटन। बोल्ट का कोर डायमीटर दिया है, यानी कोर एरिया भी दिया है इनडायरेक्टली। कितना दिया है कोर डायमीटर? 10 mm। नाउ विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर करेक्ट? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? प्राइमरी शियर फोर्स क्रिटिकल बोल्ट का कितना होगा? ऑप्शन बी सेकेंडरी शियर फोर्स क्रिटिकल बोल्ट का कितना होगा? फिर सीओडी में रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस पूछा है क्रिटिकल बोल्ट का, तो रिजल्टेंट शियर फोर्स निकालोगे, क्रिटिकल का प्राइमरी और सेकेंडरी निकालने बोला है, तो फिर रिजल्टेंट निकल जाएगा और रिजल्टेंट शियर फोर्स डिवाइड बाई एरिया रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस आ जाएगा क्या? अब रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस क्रिटिकल बोल्ट का निकालना है तो उसके लिए प्राइमरी और सेकेंडरी शियर फोर्स तो निकालना ही पड़ेगा, वो पूछ भी लिया है। ठीक है, तो पहले यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? क्रिटिकल बोल्ट पता करो। क्रिटिकल बोल्ट पता करने के लिए ना सबसे पहले इस लोड पी को चारों बोल्ट के कंबाइन सेंट्रोइड पे ट्रांसफर करेंगे। उसको पहले लोकेट तो करो, कंबाइन सेंट्रोइड कहाँ पर आएगा। तो उसके लिए ना इसको एज ए सेंटर पॉइंट दिखा दूंगा। ये रिवेट बोल्ट 1 का सेंटर पॉइंट, दिस इज बोल्ट 2 इसका सेंटर पॉइंट, ये बोल्ट 3, ये बोल्ट 4, नेमिंग ऑलरेडी किया हुआ है। बोल्ट 3 का सेंटर पॉइंट और ये बोल्ट 4 का सेंटर पॉइंट। और ये डायग्राम में दिख रहे होगे, इसी डायग्राम में, कि ये जो चारों बोल्ट का सेंटर पॉइंट है ना वो एक ऐसे सर्कल पे आ रहा है और इस सर्कल का रेडियस 100 R है। R4 रेडियस 100 है और डायमेंशन mm है ना, तो इस सर्कल का रेडियस 100 mm है। ठीक है, इसको अगर अलग से भी दिखाना चाहो, वैसे तो जरूरत नहीं, उसी में हो जाएगा। फिर अगर लगता है कि वहां अगर हौच-पौच हो जाएगा तो ये अलग से बना दूं। तो ऐसा एक सर्कल है और ये हो गया, इस सर्कल का रेडियस 100 mm है। सपोज ये हो गया। ठीक है, और 4 बोल्ट में एक बोल्ट का सेंटर यहाँ पर आ रहा है 1, बोल्ट 2 का सेंटर यहाँ आ रहा है 2, बोल्ट 3 का सेंटर यहाँ आ रहा है 3 और बोल्ट 4 का सेंटर यहाँ आ रहा है 4। ठीक है, अच्छा ये एक सर्कल पे आ रहा है तो इनका जब सेंट्रॉइड लोकेट करोगे तो जाहिर सी बात है इस सर्कल का जो सेंटर होगा वहीं पर कंबाइन सेंट्रॉइड आएगा क्या? इसको सी डैश बोल दे रहा हूँ। और इसका रेडियस कितना है सर? 100 mm।
ये दिया है, ठीक है। तो ये इसका कंबाइंड सेंट्रोइड हो गया चारों रिवेट का, ठीक है। कैसे इसमें आएगा मेरे भाई, ध्यान दोगे तो ये एक्स एक्सिस और सिमेट्रिक है ना, बीचों बीच एक्स एक्सिस बनाऊंगा तो ये सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस हो गया, क्योंकि अगर मैं बीचों बीच एक्स एक्सिस बना रहा हूं तो ये दोनों बोल्ट तो इसी लाइन पे आ रहा है, और इसके रिस्पेक्ट में ऊपर में जो बोल्ट 1 का पोजीशन है वही बोल्ट 3 का, तो एक पोजीशन है, मतलब ये जो डायग्राम है रिवेट्स बोल्ट्स का वो इस एक्सिस का सिमेट्रिक हो गया, तो ये सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस हो जाएगा। वैसे ये बीचों बीच अगर वाई एक्सिस बनाओ तो सेंट्रोइडल वाई एक्सिस होगा, क्योंकि ये वाई के अबाउट भी सिमेट्रिक है। क्यों, 1 और 3 तो इसी लाइन पे आ गया, और इसके इधर जैसा पोजीशन 4 का है इसके इधर वैसे ही पोजीशन 2 का है, तो दिस इज सेंट्रोइडल एक्सिस। तो दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेगा वो हो गया कंबाइंड सेंट्रोइड। अब फोर्स पी को कंबाइंड सेंट्रोइड पे ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट फोर्स आएगा पी नीचे की तरफ इस तरीके से, एक मूवमेंट आएगा पी इंटू ई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ई क्या होगा, इस फोर्स पी का कंबाइंड सेंट्रोइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस ये वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लोगे। ये डिस्टेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 200 और सारा डायमेंशन mm है तो 200 mm, इसको एसेंट्रिसिटी ई बोल दे रहा। तो जब इस फोर्स पी को कंबाइंड सेंट्रोइड पे ट्रांसफर करेंगे तो एक ऐसा मूवमेंट भी आएगा क्या, पी इंटू ई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ भी दिखा दे रहा है एक डायरेक्ट फोर्स पी नीचे की तरफ और एक मूवमेंट पी इंटू ई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये एक डायरेक्ट फोर्स पी नीचे की तरफ, पी की वैल्यू कितनी है सर 10,000 न्यूटन, ठीक है 10,000 न्यूटन, और एक मूवमेंट पी इंटू ई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस मूवमेंट पी इंटू ई में पी कितना है 10,000 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ई कितना है 100, तो ये मूवमेंट कितना आएगा 10,000 इंटू 100 न्यूटन mm, ठीक है। अब यहाँ पर इफेक्ट देखोगे तो फोर्स पी बोल्ट के क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है, और चूंकि बोल्ट के क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है तो इसके कारण प्राइमरी शेयर आएगा। और मेरे को पूछा भी है क्रिटिकल बोल्ट का प्राइमरी शेयर फोर्स कितना होगा, फिर वो बात कीजिए प्राइमरी शेयर। मूवमेंट पी इंटू ई बोल्ट के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एक्सिस का डारा है, तो इसके कारण जाहिर सी बात है सेकेंडरी शेयर आएगा क्या, हाँ सर। तो मेरे को क्रिटिकल बोल्ट का सेकेंडरी शेयर फोर्स पूछा भी है, वैसे भी रिजल्टेंट निकालने के लिए प्राइमरी शेयर सेकेंडरी तो निकालना ही पड़ेगा, बट यहाँ सबसे मेन हो गया क्रिटिकल बोल्ट पता करना। अब क्रिटिकल बोल्ट के लिए क्या करोगे ना, जो चारों तरफ का फारदेस्ट पॉइंट है ना बोल्ट का, वहां का प्राइमरी शेयर और सेकेंडरी शेयर ड्रॉ कर लो, और प्राइमरी शेयर और सेकेंडरी शेयर ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद क्रिटिकल बोल्ट बता सकते हो। कैसे बताने का तरीका है, फारदेस्ट पॉइंट के लिए जैसे ही ड्रॉ कर लिया तो ये देखो फारदेस्ट पॉइंट में आर किसका सबसे ज्यादा है और थीटा किसका सबसे कम है। जिसका आर सबसे ज्यादा और थीटा सबसे कम होगा दैट विल बी ओवरऑल क्रिटिकल बोल्ट, क्योंकि आर ज्यादा होने से सेकेंडरी ज्यादा होगा, थीटा कम होने से सेम वैल्यू ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए रिजल्टेंट ज्यादा आएगा, ठीक है। तो बट उसके लिए पहले चारों बोल्ट का प्राइमरी और सेकेंडरी ड्रॉ करना पड़ेगा। चारों का क्यों, क्योंकि चारों फारदेस्ट पॉइंट है चारों तरफ के, ठीक है। ये आ गया, पहले बोल्ट 1 का ड्रॉ कर लेता हूं। तो बोल्ट 1 का प्राइमरी, पहले सबका प्राइमरी ड्रॉ कर लेते हैं। प्राइमरी कैसे ड्रॉ करोगे, फोर्स पी नीचे तो प्राइमरी उसके अपोजिट यानी ऊपर होगा, तो ये बोल्ट 1 का प्राइमरी शेयर फोर्स PS1 डैश ऊपर, बोल्ट 4 का भी ऊपर तो ये PS4 डैश, ये बोल्ट 3 का प्राइमरी शेयर फोर्स PS3 डैश, ये बोल्ट 2 का प्राइमरी शेयर फोर्स PS2 डैश, आ गया। वैसे सेकेंडरी के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर किसी भी बोल्ट का सेकेंडरी शेयर फोर्स ड्रॉ करना है तो उसको ड्रॉ करने का तरीका क्या है, उस बोल्ट के सेंटर को सेंट्रॉइड से मिला है, जैसे यहाँ मिलाऊंगा तो वर्टिकल लाइन बनेगा, उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस लाइन पे सेकेंडरी शेयर फोर्स आएगा। बट उसका सेंस कैसे लेंगे, तो ये मूवमेंट क्या रहा है, मूवमेंट क्लॉकवाइज है ना, तो उसका अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज होगा, हाँ सर। तो इस लाइन पे ऐसा रोल लेंगे कि उसका इफेक्ट कैसा हो कि वो इस पॉइंट को कंबाइंड सेंट्रॉइड के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करे। अब इस लाइन पे ऐसा हो कि वो इस पॉइंट को कंबाइंड सेंट्रॉइड के एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, ऐसा लेना पड़ेगा, उसके लिए इधर लेना पड़ेगा क्या, तो दिस इज PS2 डबल डैश और PS1 डबल डैश, ठीक है। और यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का वेक्टर एंगल देखोगे तो 90 डिग्री है, ये हो गया। वैसे ही बोल्ट 4 का ड्रॉ करूँ तो उसके सेंटर को सेंट्रॉइड से मिलाओगे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसका परपेंडिकुलर वर्टिकल बनेगा। अब इस लाइन पे ऐसा रहो कि उसका इफेक्ट सेंट्रॉइड के एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसा लेना पड़ेगा क्या, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये आ गया। तो यहाँ तो अपोजिट आ गया ना, अपोजिट आ गया मतलब वहाँ वेक्टर एंगल 180 डिग्री होगा, ठीक है, वो तो सबसे मैक्सिमम वेक्टर एंगल हो गया। रिवेट 3 का सॉरी बोल्ट 3 का ड्रॉ करेगी, इसके सेंटर को सेंट्रॉइड से मिलाओ तो वर्टिकल, उसका परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल बनेगा। अब इस लाइन पे ऐसा रो कि उसका इफेक्ट सेंट्रॉइड के एंटी क्लॉकवाइज है, तो इधर एरो लेना पड़ेगा, क्योंकि इस एरो के हिसाब से ये पॉइंट C डैश के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। सो दिस इज PS3 डबल डैश, इनके बीच का वेक्टर एंगल अगेन 90 है, ठीक है। PS2 डबल डैश, इसके सेंटर को सेंट्रॉइड से मिलाऊंगा हॉरिजॉन्टल लाइन, उसका परपेंडिकुलर वर्टिकल। अब इस लाइन पे ऐसा रो कि उसका इफेक्ट ऐसा हो कि वो इस पॉइंट को C डैश का एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, तो ऐसा लेना पड़ेगा ऊपर की तरफ, ये आ गया। तो ये PS2 डबल, और इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन मतलब वेक्टर एंगल 0, ठीक है। अब इन चारों का R भी निकाल लो, तो रिवेट 1 के सेंटर का सेंट्रॉइड से डिस्टेंस इस सर्कल के रेडियस यानी 100 mm के बराबर है।
सेम टू रिवेट 4 के भी सेंटर का सेंट्रॉइड से डिस्टेंस 100 है, रिवेट 3 का भी 100 है और रिवेट 2 का भी 100 है। तो यहाँ भी R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 चारों बराबर और कितना है 100 mm। ठीक है, अब इन चारों में मेरे को पता करना है कौन सा बोल्ट क्रिटिकल बोल्ट होगा। तो उसके लिए ये देखो, इन चारों में एक तो किसका RI सबसे ज्यादा है, RI इज मोर, और किसका थीटा आई, थीटा मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का वेक्टर एंगल लेस है। RI तो चारों का बराबर है, तो चारों का ही बराबर हो गया, तो RI चारों का बराबर हो गया, तो चारों RI के हिसाब से चारों इक्वली क्रिटिकल होगा क्या, तो RI के हिसाब से 1 को भी ले सकते हो, 2 को भी ले सकते हो, 3 को भी ले सकते हैं एंड 4। थीटा के हिसाब से देखूंगा तो थीटा की वैल्यू सबसे कम वैल्यू रिवेट 2 के लिए, सॉरी बोल्ट 2 के लिए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर एंगल 0 हो जाएगा। तो थीटा के हिसाब से केवल और केवल बोल्ट 2 को ले सकते हैं क्या। अब ओवरऑल क्रिटिकल क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो, मतलब जिसका RI भी सबसे ज्यादा हो और थीटा भी सबसे कम हो, तो दोनों में कॉमन 2 है क्या। हाँ सर, तो यहाँ ओवरऑल क्रिटिकल बोल्ट कौन सा बोल्ट हो गया 2, तो जो भी निकालेंगे के लिए बोल्ट 2 के लिए निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि पूछा क्रिटिकल बोल्ट का है। ठीक है, और क्रिटिकल बोल्ट का जो रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस होगा वो ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो अभी मेरे को बोल्ट 2 का प्राइमरी शियर फोर्स ऑन क्रिटिकल बोल्ट 2, और ये पूछा भी है प्राइमरी शियर फोर्स ऑन क्रिटिकल बोल्ट 2, क्रिटिकल बोल्ट 2 कितना आएगा। इसको अगर मैं PS2 डैश बोलूं तो कितना आएगा। किसी भी बोल्ट का प्राइमरी शेयर निकालें, क्योंकि ये तो सबका सेम होता है, निकालने का तरीका क्या है, टोटल फोर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ बोल्ट। अभी 4 बोल्ट है, चेक कर सकते हो। टोटल फोर्स P कितना है 10,000 न्यूटन, सो इट इज 10,000 डिवाइड बाई 4, कितना आएगा सर 2500 न्यूटन। क्वेश्चन में किलो न्यूटन में भी पूछा है, तो बोल्ट 2 का सेकेंडरी शेयर फोर्स 2500 न्यूटन इन किलो न्यूटन कितना हो जाएगा 2.5 किलो न्यूटन। तो एक ये चीज तो पूछा ही था ना, निकल गया ये। ठीक है, तो क्रिटिकल बोल्ट का प्राइमरी शेयर फोर्स कितना आ रहा है 2.5 किलो न्यूटन, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। यस सर। अब क्रिटिकल बोल्ट का सेकेंडरी भी निकालना है, वैसे भी रिजल्टेंट निकालने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी दोनों निकालना ही पड़ता। ठीक है, तो नेक्स्ट निकाल लेता हूं सेकेंडरी शियर फोर्स ऑन क्रिटिकल बोल्ट 2, बोल्ट 2 इसको मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं PS2 डबल डैश से। ये निकालने के लिए पहले कांस्टेंट फैक्टर C निकालना पड़ेगा। किसी भी बोल्ट का सेकेंडरी शियर फोर्स क्या होता है C इंटू उस बोल्ट का R मतलब उस बोल्ट के सेंटर का सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस, और उसके लिए पहले कांस्टेंट फैक्टर C निकालना पड़ेगा। और C निकालने का फॉर्मूला क्या है, जिस मूवमेंट के सेकेंडरी शेयर फोर्स आ रहा है वो मूवमेंट डिवाइड बाई समेशन ऑफ RI स्क्वायर, यानी सारे बोल्ट का R निकाल के उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। अब मूवमेंट P इंटू ई में P कितना है सर 10,000 न्यूटन और E कितना है 100, सॉरी E कितना है, E यहाँ लिखने में गलती हुआ है ना, E 200 है, ध्यान से देखना। ई फोर्स P 200 ना, फोर्स P का कंबाइन सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वर्टिकल है तो ओरिजेंटल डिस्टेंस ये 200 mm है ना 200। तो मूवमेंट P इंटू ई में P इज 10,000 न्यूटन एंड E इज 200 mm डिवाइड बाय समेशन ऑफ RI स्क्वायर। और अभी चार बोल्ट है, चारों का R निकाल चुका हूँ, चारों का बराबर है वो 100 स्क्वायर है, तो कितना होगा सर 4 बार 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। तो यहाँ से कांस्टेंट फैक्टर C निकल जाएगा क्या। हाँ सर, कितना आ रहा है ये 10,000 इंटू 200 डिवाइड बाई 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, कितना आ रहा है ये 50 न्यूटन पर mm। यू कैन चेक कैलकुलेशन। और जैसे ही ये निकल गया तो हम लोग का रिवेट 2 का सेकेंडरी शेयर फोर्स यानी PS2 डबल डैश निकल जाएगा क्या। क्या होगा ये C इंटू R2, C कितना है 50, R2 कितना है 100 mm, ध्यान से चेक करना कैलकुलेशन। तो कितना आ रहा है सर सेकेंडरी शेयर फोर्स ऑफ क्रिटिकल बोल्ट या बोल्ट 2, बोल्ट है ना, ये गलती से रिवेट बोल दूंगा तो बोल्ट है ना, कभी ध्यान देना, 5,000 न्यूटन इन किलो न्यूटन इट विल बी 5 किलो न्यूटन। तो सेकेंडरी शेयर फोर्स क्रिटिकल बोल्ट का कितना आ गया सर 5,000 न्यूटन और 5 किलो न्यूटन। तो ऑप्शन बी में 2.5 बोल दिया, जबकि सेकेंडरी तो 5 आया ना किलो न्यूटन, तो बी गलत हो गया। COD में क्रिटिकल बोल्ट का रिजल्टेंट शेयर स्ट्रेस भी पूछा है, और यही ओवरऑल मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी होगा ना, जो भी क्रिटिकल बोल्ट का रिजल्टेंट शेयर स्ट्रेस आएगा। कैसे निकालेंगे, तो मैं क्रिटिकल बोल्ट का प्राइमरी शेयर और सेकेंडरी शेयर निकाल चुका हूं क्या, तो रिजल्टेंट शेयर फोर्स निकल जाएगा और डिवाइड बाय एरिया कर दोगे तो रिजल्टेंट शेयर स्ट्रेस निकल जाएगा। तो रिजल्टेंट शेयर ऑन क्रिटिकल बोल्ट 2
तो पहले रिजल्टेंट शियर फोर्स निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट शियर फोर्स के लिए दोनों का डायरेक्शन भी ड्रॉ कर चुका हूँ। दोनों का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है, यानी सेम डायरेक्शन आ रहा है क्या। तो ये क्रिटिकल बोल्ट का प्राइमरी शियर 2500 न्यूटन, सेकेंडरी शियर भी सेम डायरेक्शन में आ रहा है PS2 डबल डैश, और कितना है 5000 न्यूटन। कैलकुलेशन चेक कर लेना, और दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर मैं इसके रिजल्टेंट शियर को PS2 बोलूँ तो ये दोनों ऐड हो जाएगा क्या, दोनों ऊपर है तो क्या होगा PS2 डैश प्लस PS2 डबल डैश। तो कितना आएगा रिजल्टेंट शियर फोर्स ऑन क्रिटिकल बोल्ट, इट विल बी 2500 न्यूटन प्लस 5000 न्यूटन। तो कितना आ रहा है ये 7500 न्यूटन। बट ये तो रिजल्टेंट शियर फोर्स आ गया क्रिटिकल बोल्ट का, पर क्वेश्चन में रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस पूछा है क्रिटिकल बोल्ट का, तो रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस को टाउ2 बोलूँ तो यही ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी हो जाएगा, क्योंकि ये क्रिटिकल बोल्ट का रिजल्टेंट शियर है, वो एक अलग चीज है। अभी तो ये हो गया, क्या हो जाएगा रिजल्टेंट शियर फोर्स ऑन क्रिटिकल बोल्ट डिवाइड बाई कोर एरिया ऑफ द बोल्ट। रिजल्टेंट शियर फोर्स कितना है 7500 न्यूटन डिवाइड बाई कोर एरिया, क्या होगा पाई बाई 4 DC का स्क्वायर, जहाँ DC कोर डायमीटर है, और वो क्वेश्चन में दे रखा है कितना 10 mm, तो पाई बाई 4 इंटू 10 स्क्वायर। यहाँ से रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस ऑफ क्रिटिकल बोल्ट दैट इज बेल्ट 2 आ जा रहा है। कितना आ रहा है ये, इट इज कमिंग 95.493 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और मैथमेटिकली वही मेगा पास्कल होता है क्या, तो ये मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर में कितना आ गया 90.493 मेगा पास्कल। कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है 95.493, यानी लमसम वो राउंड ऑफ करोगे तो 95.5 ही हो गया क्या, हाँ सर। तो ऑप्शन डी से मैच करा है, तो डी सही हो गया, सी गलत। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कौन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। सो करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन आर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। ओके, सो स्टूडेंट अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्या बोला इस क्वेश्चन में, अ बोल्टेड जॉइंट हैज 4 बोल्ट अरेंज्ड एज शोन इन फिगर, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ईच बोल्ट इज 40 mm स्क्वायर। तो मेरे को हर एक बोल्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया, बताया नहीं कौन सा वाला एरिया, तो कोर एरिया ही लेके चलोगे। कितना दिया है 40 mm स्क्वायर। अ टॉर्क ऑफ 300 न्यूटन मीटर इज एक्टिंग ऑन द जॉइंट, ये टॉर्क मूवमेंट दिया हुआ है टी की वैल्यू कितनी है 300 न्यूटन मीटर, न्यूटन mm में पहले तो कन्वर्ट कर दो, तो कितना होगा 300,000 न्यूटन mm। ठीक है, नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन ड्यू टू क्लैंपिंग फोर्स वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बोल्ट। तो मेरे को ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है बोल्ट पे, यानी क्रिटिकल बोल्ट का रिजल्टेंट शियर निकाल लेना, वही ओवरऑल मैक्सिमम होगा। बट यहाँ पर तो केवल एक ही लोड आ रहा है, टॉर्सन लोड, और ये बोल्ट के लिए भी क्या टॉर्सन मूवमेंट का काम करेगा, या बोल्ट में भी क्या इसके कारण सेकेंडरी शियर आएगा क्या, हाँ सर। कैसे, ये जो मूवमेंट है ध्यान देना, ये बोल्ट के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एक्सिस के आउट है। कैसे, ध्यान देना, बोल्ट ऐसा लगा हुआ है ना, ऐसा, तो ये हो गया। ध्यान देना, जैसे साइड व्यू देखोगे तो साइड व्यू में ये बोल्ट के क्रॉस सेक्शन का अलोंग एक्सिस हो गया एक, ये एक अलोंग एक्सिस हो गया, इसको मैं क्या बोल देता हूँ साइड व्यू में, इसको सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस बोलूँ, इसको सेंट्रोइडल वाई एक्सिस बोलूँ, तो ये सेंट्रोइड हो जाएगा, और ये सेंट्रोइडल जेड एक्सिस हो गया जो बोल्ट का परपेंडिकुलर एक्सिस, इस डायग्राम में जो इसका परपेंडिकुलर एक्सिस है, यानी बोल्ट के क्रॉस सेक्शन का परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया। बट जब इन्हीं को मैं साइड व्यू में, इस व्यू में दिखाऊंगा, ये तो साइड व्यू था, बट इसी को जब मैं इस व्यू में दिखाऊंगा तो ये ऐसा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। बट जब इसी को ऐसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे, तो क्या ये मेरा वाई एक्सिस होगा, अच्छी बात है। क्या एक्स एक्सिस मेरे को एज ए पॉइंट दिखेगा क्या, और क्या ये मेरा जेड एक्सिस होगा क्या, ये मेरा जेड एक्सिस होगा क्या, यहां पर जेड एक्सिस एज ए पॉइंट दिख रहा है। और कोई भी मूवमेंट अगर जेड एक्सिस के बाद आ रहा है, मतलब वो बोल्ट के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एक्सिस के है, तो वो बोल्ट के लिए किसका काम करेगा, टॉर्सन मूवमेंट की तरह काम करेगा, मतलब उसके बाद सेकेंडरी शियर आएगा। तो यहाँ पर टॉर्सन लोड जो टी है वो जेड एक्सिस के अबाउट ही आ रहा है, और जेड एक्सिस इस व्यू में देखो बोल्ट के क्रॉस सेक्शन का परपेंडिकुलर एक्सिस है। जैसे इस मूवमेंट को साइड व्यू में दिखाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये हो गया, ठीक है। और ये जेड एक्सिस कार्ड है जो बोल्ट के क्रॉस सेक्शन का परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो इसके कारण बोल्ट पे कौन सा स्ट्रेस आएगा सर, टी के कारण सेकेंडरी शियर आएगा, ठीक है। और सेकेंडरी शियर आर आई के प्रोपोर्शनल होता है, आर आई मतलब जिस भी बोल्ट का निकाल है उसके सेंटर का सेंट्रॉइड से डिस्टेंस ज्यादा है तो ये ज्यादा आएगा, ठीक है, यानी उसके प्रोपोर्शनल होगा। अब मेरे को सेकेंडरी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है, और यहाँ पर टॉर्सन मोमेंट क्या रहा है, और कुछ आ ही नहीं रहा है, तो जिस बोल्ट का क्या सेकेंडरी शियर मैक्सिमम होगा, क्या वही बोल्ट का रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि अभी इसके अलावा और कुछ आ ही नहीं रहा है, हाँ सर।
और ये डिपेंड करता है आर पे, क्या आर पे प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसका आर ज्यादा होगा उसका सेकेंडरी शियर ज्यादा, मतलब उसका ओवरऑल शियर स्ट्रेस भी ज्यादा, क्योंकि अभी इसके अलावा और कुछ आ ही नहीं रहा है, क्योंकि जो सेकेंडरी शियर स्ट्रेस आएगा टॉर्सो मोमेंट के कारण वही रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि अभी इसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब किसका आर ज्यादा है, तो इसके लिए पहले ये सेंट्रोइड हो गया। मान लो इस बोल्ट को मैं बोल्ट 1 बोलूँ, इस बोल्ट को बोल्ट 2 बोलूँ, इस बोल्ट को बोल्ट 3 और इस बोल्ट को बोल्ट 4। ठीक है, और यही कंबाइन सेंट्रोइड में सही लोकेट किया हूँ, ये चारों एक ही सर्कल में आ रहा है, उस सर्कल के सेंटर पे कंबाइन सेंट्रोइड आएगा। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस, ये वाई, तो दोनों एक दूसरे को यहीं पर इंटरसेक्ट करा है। अब अभी तुम लोग ये इसका ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये डायमीटर है ना, यहाँ लिखना चाहिए। सो दिस इज फाई। फाई जब भी बोला है ना तो वो उस पर्टिकुलर रीजन का डायमीटर हो गया, तो इसका डायमीटर 100 mm, इट शुड बी मेंशन इन द क्वेश्चन। अभी मैं बोल दिया हूँ ना ये डायमीटर है। ठीक है, तो ये इसका डायमीटर 100 mm है, तो रेडियस 50 mm होगा क्या? हाँ, तो अगर मैं बोल्ट 1 के सेंट्रोइड का सेंटर का सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस निकालूँ तो 50 mm आएगा, बोल्ट 2 का भी उतना ही आएगा, बोल्ट 3 का भी उतना ही आएगा, बोल्ट 4 का भी इतना आएगा, चारों का 50 mm। तो यहाँ आर की मैक्सिमम वैल्यू भी 50 होगी क्या? तो यहाँ पर किसी भी बोल्ट का सेकेंडरी शियर स्ट्रेस निकालो, सबका सेम आएगा और वही मैक्सिमम शियर हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी के अलावा और कुछ नहीं आ रहा है। अब वो कैसे निकालेंगे? तो किसी भी बोल्ट का सेकेंडरी शियर फोर्स निकालो, डिवाइड बाय एरिया स्ट्रेस हो जाएगा। पर किसी भी बोल्ट का सेकेंडरी शियर फोर्स PSI डबल डैश निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? C इंटू RI। RI उसके सेंटर का सेंट्रोइड से डिस्टेंस है, बट उसके लिए पहले C निकालना पड़ेगा। और ये कांस्टेंट फैक्टर C निकालने का तरीका क्या है? जिस मोमेंट के यहाँ सेकेंडरी शियर आ रहा है वो अभी टॉर्सो मोमेंट है, डिवाइड बाई समेशन ऑफ RI का स्क्वायर। ठीक है, तो टॉर्सो मोमेंट कितना है? 300,000 डिवाइड बाई समेशन ऑफ RI स्क्वायर। और चारों बोल्ट का R 50 स्क्वायर है क्या? चार तो बोल्ट है, तो R1 स्क्वायर R1 इज 50 प्लस R2 स्क्वायर R2 इज ऑल्सो 50 प्लस R3 स्क्वायर प्लस R4 स्क्वायर। यहाँ से क्या निकल जाएगा? कांस्टेंट फैक्टर C कितना आएगा? ये 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर इंटू 300,000, इट इज कमिंग 30 न्यूटन पर mm। और जैसे ये निकल गया तो मेरा क्या निकल जाएगा? सेकेंडरी शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, वो चारों बोल्ट का बराबर है तो किसी का भी निकाल लो, क्या हो जाएगा? ये एक तरह से C इंटू आर मैक्स। C कितना है? 30, आर मैक्स चारों का R बराबर है तो किसी का भी ले लो, कितना होगा? 50। ये कितना हो जाएगा? कैलकुलेशन चेक कर लेना, 1500 न्यूटन, ये आएगा क्या? तो ये सेकेंडरी शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। डिवाइड बाय एरिया कर दोगे तो सेकेंडरी शियर स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, और यही ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि अभी सेकेंडरी के अलावा और कुछ आ ही नहीं रहा है। और ये कितना होगा? सेकेंडरी शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 1500 न्यूटन डिवाइड बाय कोर एरिया, और कोर एरिया कितना है? 40 mm स्क्वायर। यहाँ से सेकेंडरी शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी, वही ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी हो जाएगा। कितना आएगा ये? 1500 डिवाइड बाई 40, इट इज कमिंग 37.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल। ठीक है, तो क्रिटिकल बोल्ट का रिजल्टेंट या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है? 37.5 मेगा पास्कल। यही पूछा था क्या? अब इसको राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर बोला है, तो तुम लोग 37 लिख दो, 38 लिख दो, उतना बड़ा गेट में रेंज दिया होगा। ठीक है, तो राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर में इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 38 मेगा पास्कल। ओके, सो स्टूडेंट अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्या बोला इस क्वेश्चन में? अ ब्रैकेट फॉर सपोर्टिंग द ट्रैवलिंग क्रेन इज शोन इन फिगर। ये डायग्राम दिया हुआ है। द ब्रैकेट इज फिक्स टू द स्टील कॉलम बाय मींस ऑफ 4 आइडेंटिकल बोल्ट टू एट लोकेशन ए, मतलब इस लोकेशन में 2 बोल्ट है इसी लाइन पे। ठीक है, तो साइड व्यू बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बता दिया कि इस लोकेशन में 2 बोल्ट है। मान लो इस लोकेशन में जो 2 बोल्ट आ रहा है उसको 1 और 2 बोल दूं, तो इसी लोकेशन में बोल्ट 1 आ रहा है और बोल्ट 2 आ रहा है, मतलब ये ऐसा एक लाइन हो गया। इस साइड व्यू से देखोगे तो बोल्ट 1 और बोल्ट 2 मेरे को दिख जाएगा, बट दोनों इसी लाइन पे आ रहा है, तो सामने से देखने पे तो एक सिंगल लाइन दिख रहा है ना। तो इस लोकेशन पे यानी इस पर्टिकुलर प्लेन पे 2 बोल्ट आ रहा है, उसको बोल्ट 1 और 2 बोल दिया। ठीक है, सिमिलरली अदर टू एट लोकेशन बी, अदर टू इस लोकेशन बी पे आ रहा है। ठीक है, तो उसको अगर मैं बोल्ट 3 और 4 बोलूं तो बोल्ट 3 एंड बोल्ट 4 इस लोकेशन पे आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। The maximum load that comes on the bracket is 10 kilonewton acting vertically downward at a distance of 250 mm from the face of the column। ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये डिस्टेंस फेस ऑफ द कॉलम, ये डिस्टेंस लिखना छूट गया, ये 250 mm है ना। तो ये लोड P 10 किलो न्यूटन है, इसको एक बार के लिए P बोल दे रहा हूँ। इन न्यूटन इट विल बी 10,000 न्यूटन। और ये डिस्टेंस कितना है सर? 250 mm। दिस डिस्टेंस इज 250 mm।
क्लियर है, ये हो गया। हाँ सर, द बोल्ट आर मेड ऑफ मटेरियल विथ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 400 मेगा पास्कल एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 5। बोल्ट जिस भी मटेरियल का बना उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया है क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ को एक बार के लिए मैं सिग्मा एफ से नोट करूं तो कितना दिया है? 400 मेगा पास्कल, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेने बोला है सर? 5, ठीक है। आगे क्या हो रहा है? कोर डायमीटर इज 0.8 टाइम्स द नॉमिनल डायमीटर, तो कोर डायमीटर डीसी दिया कितना? 0.8 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर। नॉमिनल डायमीटर को डी से रिलेट कर रहा हूं। एज पर ट्रेस्कास थ्योरी ऑफ फेल्योर नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट पूछा है, तो मेरा पहले तो कोर डायमीटर निकलेगा तो फिर नॉमिनल भी निकल जाएगा। बट ये कौन से थ्योरी इसके हिसाब से पूछा है? ट्रेस्कास थ्योरी ऑफ फेल्योर। ट्रेस्कास यानी यहाँ फेल्योर का क्राइटेरिया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो गया क्या? तो सबसे पहले क्रिटिकल बोल्ट का स्ट्रेस कंडीशन निकाल के मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? उसका ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस लोड पी को ना, जब भी इस टाइप का एसेंट्रिक लोड का क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट फोर्स पी का तो इफेक्ट जो भी हो, बट इस पी के कारण एक मूवमेंट आएगा। वो मूवमेंट क्या करेगा? इस ब्रैकेट को अगर ब्रैकेट 2 बोलूं तो इस ब्रैकेट 2 को ऐसा कुछ टिल्ट करने की कोशिश करेगा। अभी लोड ऐसा है क्या, तो मूवमेंट जो इसमें टिल्टिंग इफेक्ट आएगा ना, जस्ट इमेजिन करना, अगर ये मेरा ब्रैकेट 2 है, इसमें अगर ऐसा लोड लगाओगे तो ये इसको ऐसे टिल्ट करने की कोशिश करेगा, ऐसे, यानी कौन से पॉइंट के अबाउट? बॉटम पॉइंट के अबाउट। तो यहाँ इस पूरे ब्रैकेट 2 का जो सबसे बॉटम पॉइंट होगा, अगर इस पॉइंट को मैं सी बोलूं तो दिस विल बी टिल्टिंग पॉइंट। और इस जब भी टिल्टिंग इफेक्ट आ रहा है ना, तो उसको हम लोग डोमिनेट मानते हुए इस फोर्स पी को टिल्टिंग पॉइंट सी पे ट्रांसफर करोगे। और कैसे ट्रांसफर करोगे? जब ट्रांसफर करूंगा तो एक डायरेक्ट फोर्स पी तो आना ही है, ये आ गया डाउनवर्ड। बाकी इसका मूवमेंट आएगा, मूवमेंट कितना होगा? फोर्स पी, और इसका टिल्टिंग पॉइंट सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है 250 mm। अगर मैं इसको ई बोलूं तो यहाँ पर एक मूवमेंट आएगा पी इंटू ई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या? हाँ, तो यहाँ टिल्टिंग पॉइंट पी पे एक तो डायरेक्ट फोर्स आ गया पी नीचे की तरफ, और एक मोमेंट आया पी इंटू ई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। इसमें पी की वैल्यू कितनी है सर? पी की वैल्यू कितनी है? 10,000 न्यूटन, और ये मोमेंट पी इंटू ई में, पी तो है 10,000 न्यूटन, इंटू ई कितना है सर? 250, तो इतना न्यूटन mm, ये आ गया, ये आ गया। अच्छा, यहाँ जो डायरेक्ट फोर्स पी है उसके यहाँ बोल्ट पे देखोगे तो कौन सा इफेक्ट आएगा? तो जो डायरेक्ट फोर्स पी है, बोल्ट जैसे कोई भी एक बोल्ट बनाओगे तो ये उसका क्रॉस सेक्शन है, तो डायरेक्ट फोर्स पी बोल्ट के क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है। और जब भी फोर्स बोल्ट के क्रॉस सेक्शन के पैरेलल हो तो उसके यहाँ शियर आएगा, स्ट्रेस आता है क्या? और फोर्स के कारण आ रहा है तो शियर को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्राइमरी शियर। तो यहाँ फोर्स पी के कारण तो जो इफेक्ट आएगा प्राइमरी, और प्राइमरी शियर स्ट्रेस हर बोल्ट पे सेम आएगा। हाँ सर, ये सब में सेम आएगा क्योंकि प्राइमरी है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ मूवमेंट पी इंटू ई की बात करूंगा तो ये टिल्टिंग मूवमेंट जो है वो ब्रैकेट को जब टिल्ट करने की कोशिश करेगा ना, तो वो हर एक बोल्ट को फोर्सफुली इलोंगेट करेगा। तो हमेशा जब भी टिल्टिंग मूवमेंट का केस आए ना, तो उसके कारण हर एक बोल्ट पे जो स्ट्रेस या फोर्स आएगा वो होगा सेकेंडरी टेंसाइल, क्योंकि वो हर एक बोल्ट को इलोंगेट करने की कोशिश करेगा तो उसके कारण टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस। किसी का सेकेंडरी टेंसाइल फोर्स निकाल लो तो डिवाइड बाई एरिया टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा। यहाँ तो नेचर ही अलग है, इसके कारण शियर आएगा, इसके कारण टेंसाइल आएगा। अब जब नेचर ही अलग है ना, तो यहाँ अगर मैं सारा चीज करूंगा तो मेरे को डिजाइन करना है, तो मैं क्रिटिकल बोल्ट का निकालूंगा। तो यहाँ क्रिटिकल बोल्ट वो होगा, प्राइमरी शियर तो सबका सेम आएगा। सेकेंडरी टेंसाइल क्या होता है? वो एलआई के प्रोपोर्शनल होता है। एलआई क्या है? जब भी ये टिल्टिंग वाला इफेक्ट आए तो किसी भी बोल्ट के सेंटर लाइन का जो टिल्टिंग पॉइंट सी है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ जैसे ये हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल डिस्टेंस देखोगे, यहाँ पर 2 बोल्ट आ रहा है ना, बोल्ट 3 और बोल्ट 4, तो ये जो डिस्टेंस है बोल्ट 3 का भी के लिए एल हो जाएगा और बोल्ट 4 के लिए भी हो जाएगा। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है? 75, और सारा डायमेंशन mm में है। तो यहाँ पहले एल की मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। तो अगर एल की वैल्यू बोल्ट 3 और 4 के लिए लिखूँ तो दोनों के लिए सेम आ रहा है, और कितना आएगा वो? 75 mm। वैसे ही एल की वैल्यू बोल्ट 1 और 2 के लिए लिखोगे तो 1 और 2 के सेंटर लाइन का टिल्टिंग पॉइंट सी से परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल डिस्टेंस, और ये कितना होगा? ये 250 mm है और ये 75 mm, तो ये 250 प्लस 75 आई थिंक 325 mm आएगा क्या? यस सर। तो बोल्ट 1 और 2 के लिए एल की वैल्यू यानी L1 इज इक्वल टू L2 कितना है? 325 या 325 mm। हाँ, अब ध्यान देना, प्राइमरी टेंसाइल तो प्राइमरी शियर तो सबका बराबर होगा, सेकेंडरी उसका ज्यादा होगा जिसका एलआई सबसे ज्यादा है। सेकेंडरी टेंसाइल, प्राइमरी वाला शियर है और सेकेंडरी वाला टेंसाइल है, और जिसका एलआई सबसे ज्यादा उसका सेकेंडरी टेंसाइल ज्यादा होगा, और सेकेंडरी टेंसाइल सबसे ज्यादा जिसका है वही ओरल क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी सबका सेम है। प्राइमरी के हिसाब से किसी को भी क्रिटिकल ले सकते थे, सेकेंडरी के हिसाब से उसको क्रिटिकल लोगे जिसका सेकेंडरी टेंसाइल सबसे ज्यादा हो, सेकेंडरी टेंसाइल उसका सबसे ज्यादा होगा जिसका एलआई सबसे ज्यादा हो। अभी इस डायग्राम में देखोगे तो एलआई 1 या 2 का सबसे ज्यादा है, तो सेकेंडरी के हिसाब से 1 या 2 क्रिटिकल हो गया। प्राइमरी के हिसाब से चारों में किसी को भी ले सकते थे। ओरल क्रिटिकल क्या होगा? जो दोनों में कॉमन, और दोनों में कॉमन 1 या 2 है क्या? हाँ सर।
तो यहाँ मैं ओवरऑल क्रिटिकल बात करूंगा तो क्रिटिकल बोल्ट वो बोल्ट होगा जिसका एलआई मैक्सिमम है, जब भी ये वाला केस आएगा एलआई जिसका मैक्सिमम है। और सीधा तुम लोग एलआई की मैक्सिमम वैल्यू भी देख लोगे तो हो जाएगा। और एलआई की मैक्सिमम वैल्यू 325 mm है, एलआई की मैक्सिमम वैल्यू 325 mm है। जो कौन कौन से बेल्ट के लिए आ रहा है सर? बोल्ट 1 के लिए और बोल्ट 2 के लिए, क्योंकि दोनों का मैक्सिमम है और बराबर है। ठीक है, तो यहाँ क्रिटिकल बोल्ट अगर पूछ लेगा तो या तो बोल्ट 1 होगा या बोल्ट 2। अब जब भी मैं स्ट्रेस कंडीशन निकालूंगा तो क्रिटिकल बोल्ट का ही निकालूंगा। ठीक है, तो क्रिटिकल बोल्ट का क्या निकाल लेते हैं पहले। पी का प्राइमरी आ रहा है तो प्राइमरी शियर स्ट्रेस निकाल लो। ठीक है, तो प्राइमरी शियर स्ट्रेस, यहां सीधा स्ट्रेस के टर्म में निकालते जाना ना लास्ट में। शियर स्ट्रेस क्योंकि नेचर अलग है, प्राइमरी का शियर आ रहा है और सेकेंडरी का टेंसाइल आ रहा है। स्ट्रेस ऑन क्रिटिकल रिवेट, सॉरी क्रिटिकल बोल्ट क्या हो जाएगा? वैसे तो प्राइमरी सबका ही सेम होगा, तो चाहे वो क्रिटिकल बोल्ट का हो चाहे वो जाए, जैसे क्रिटिकल 1 को लेके चलो मान लो, क्योंकि ये हो गया तो PS1 डैश लिख दो। अभी फोर्स के टर्म में निकाल रहा हूँ, फिर डिवाइड बाई एरिया करूंगा तो स्ट्रेस आ जाएगा। और या इसी को PS डैश लिख दो क्योंकि ये सबका सेम आना है। और प्राइमरी किसी भी बोल्ट का निकालने का तरीका क्या होता है? टोटल फोर्स P डिवाइड बाई नंबर ऑफ बोल्ट। यहाँ टोटल 1 2 3 4 बोल्ट हैं क्या, तो डिवाइड बाई 4। P कितना है सर? P इज 10,000 न्यूटन डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा? ये 2500 न्यूटन। जैसे ये प्राइमरी शेयर फोर्स आ गया डिवाइड बाई एरिया प्राइमरी शेयर स्ट्रेस हो जाएगा क्या? तो क्रिटिकल बोल्ट के प्राइमरी शेयर स्ट्रेस को टाउ1 डैश बोल दूंगा और इसी को टाउ डैश बोल दे रहा हूं क्योंकि प्राइमरी शेयर तो सबका सेम आना है, वही क्रिटिकल का भी रहना है। ये क्या होगा सर? प्राइमरी शेयर फोर्स 2500 न्यूटन डिवाइड बाई कोर एरिया ऑफ द बोल्ट दैट इज AC। क्या गया? तो दिस इज प्राइमरी शेयर स्ट्रेस ऑन क्रिटिकल बोल्ट। सिमिलरली क्रिटिकल बोल्ट का सेकेंडरी टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि मूवमेंट P इंटू E का टेंसाइल आ रहा है ना, तो सेकेंडरी टेंसाइल स्ट्रेस ऑन क्रिटिकल बोल्ट, ऑन क्रिटिकल बोल्ट। ठीक है, इसको सिग्मा T2 टी किसको लिया हूं? 1 को ना, तो सिग्मा T1 डबल डैश लिख दो, T4 टेंसाइल फॉर बोल्ट 1 डबल डैश फॉर सेकेंडरी टेंसाइल। और इसी को मैं सिग्मा TM डबल डैश बोल दे रहा हूँ क्योंकि क्रिटिकल बोल्ट पे जो सेकेंडरी टेंसाइल की वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा ही होगी। ठीक है, अब ये कैसे निकालोगे? तो किसी भी बोल्ट का सेकेंडरी टेंसाइल फोर्स क्या होता है, उसको अगर मैं PTI डबल डैश बोलूँ तो होता है C इंटू, या यहाँ कांस्टेंट फैक्टर को K से लिख रहे हो तो K इंटू LI, जहाँ K कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला बता रहा हूँ। LI क्या है? उस बोल्ट के सेंटर लाइन का टिल्टिंग पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया। तो बट इसके लिए पहले मेरे को ये कांस्टेंट फैक्टर K निकालना पड़ेगा, और K निकालने का फॉर्मूला होता है मूवमेंट P इंटू E जिसके यहाँ सेकेंडरी टेंसाइल आ रहा है डिवाइड बाई समेशन ऑफ LI स्क्वायर, यानी सारे बोल्ट का LI निकाल के उसका स्क्वायर करके ऐड कर दोगे। अब मूवमेंट P इंटू E जिसके यहाँ सेकेंडरी टेंसाइल आ रहा है वो कितना? 10,000 इंटू 250। सो दिस इज 10,000 इंटू 250 अपॉन समेशन ऑफ LI स्क्वायर। तो 4 बोल्ट है, L1 L2 दोनों 325 mm है, L3 L4 75 mm है। तो L1 स्क्वायर करोगे तो 325 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर करोगे तो भी 325 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर मीन 75 स्क्वायर प्लस L4 स्क्वायर मीन 75 स्क्वायर। तो यहाँ से एक कांस्टेंट फैक्टर K आ जाएगा क्या? हाँ सर। कितना आ रहा है ये? अब जो कैलकुलेशन है 3, इज इट कमिंग 11.236 न्यूटन पर mm। कैलकुलेशन चेक कर लेना। और जैसे ही आ गया तो मेरा क्रिटिकल बोल्ट का सेकेंडरी टेंसाइल फोर्स आ जाएगा, अगर उसको PT1 डबल डैश बोलूँ तो निकल जाएगा। और इसी को चाहो तो PTM M डबल डैश बोल सकते हो क्योंकि यहाँ का सेकेंडरी टेंसाइल मैक्सिमम होगा। ध्यान देना, टेंसाइल मैक्सिमम होगा नहीं बोल रहा हूँ, साथ में शियर भी आ रहा है ना प्राइमरी वाला। सेकेंडरी टेंसाइल मैक्सिमम होगा, और ये कितना होगा सर? C इंटू L1 या सॉरी K इंटू L1 या K इंटू L मैक्स बोल दो क्योंकि जिसका L मैक्सिमम तो वही तो क्रिटिकल है। K कितना है? 11.236 इंटू L की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 325 mm, तो 325 कितना आ जाएगा? सेकेंडरी टेंसाइल फोर्स आ जाएगा क्रिटिकल बोल्ट का 11.236 इंटू 325, इट इज कमिंग 3651.7 न्यूटन आ गया। और जैसे ही आ गया तो क्रिटिकल बोल्ट का सेकेंडरी टेंसाइल स्ट्रेस यानी सिग्मा T1 डबल डैश हो जाएगा। इसी को चाहो तो सिग्मा TM डबल डैश बोल दो क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी टेंसाइल मैक्सिमम कितना होगा सर? सेकेंडरी टेंसाइल फोर्स जो कितना है? 3651.7 डिवाइड बाई कोर एरिया ऑफ द बोल्ट। क्लियर? अब जैसे ही आ गया ना क्रिटिकल बोल्ट का स्ट्रेस कंडीशन, इसको एक जगह ड्रॉ करके दिखा दो, फिर जो भी थ्योरी ऑफ फेलियर बोला उसको यूज कर लो। तो ध्यान देना, प्राइमरी वाला यहाँ शियर है, ये मान लो क्रॉस सेक्शन है, तो शियर है तो बस एलोंग। अब एलोंग में एरो किधर ले? तुम लोग का माने ऊपर माने तो इधर ऊपर ले लो, इधर ऊपर
तो इधर नीचे आएगा, बस एलोंग होना चाहिए। अच्छा शेयर है तो कॉम्प्लीमेंट्री भी शेयर आएगा, ओरिजिनल शेयर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये आ गया। तो क्रिटिकल बोल्ट का और प्राइमरी शेयर स्ट्रेस कितना है क्रिटिकल बोल्ट का 2500 अपॉन AC, उसको टाउ डैश बोलो, चाहो तो टाउ 1 डैश बोल दो, तुम लोग के ऊपर है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है 2500 डिवाइड बाई AC। सेकेंडरी वाला टेंसाइल है तो ये क्रॉस सेक्शन में, और टेंसाइल है तो इसके परपेंडिकुलर में आउटवर्ड आएगा क्योंकि टेंसाइल है। अब इसको सिग्मा T1 डबल डैश बोल दो या सिग्मा TM बोल दो, तुम लोग के ऊपर है। बट इसकी वैल्यू कितनी है 3651.7 डिवाइड बाई AC आ गया। और जैसे ही आ गया तो इसको एक बार के लिए मैं इसको एज ए रिफर कर लेता हूँ सिग्मा XX, इसको रिफर कर लेता हूँ टाउ XY, और मैं बोलूँ यहाँ y डायरेक्शन में कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस नहीं आ रहा है तो सिग्मा YY 0 है। और ये एक 2D स्ट्रेस कंडीशन है तो यहाँ प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 फॉर्मूले से निकल जाएगा, सिग्मा 3 0 होगा, ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी निकल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक ट्रिक से निकाल सकते हो। क्या ट्रिक बताया था हमें, जब भी 2D स्ट्रेस कंडीशन में, ये 2D स्ट्रेस है बट अभी पूरा सुनना, 2D स्ट्रेस कंडीशन में अगर सिग्मा XX और सिग्मा YY में कोई एक 0 है तो उस केस में ओवरऑल टाउ मैक्स पक्का कैपिटल R के बराबर होता है। क्या, बट ये तब वैलिड है जब 2D स्ट्रेस कंडीशन में सिग्मा एक्सेस और सिग्मा वाई में कोई एक 0 है तो पक्का ओवरऑल टाउ मैक्स इसके बराबर होगा। प्रॉपर मेथड से भी करोगे तो अपने आप यही वैल्यू आएगा। बाकी और कोई केस आता ना, अगर ये दोनों में कोई एक 0 नहीं होता तब तो प्रॉपर सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालते, सिग्मा 3 तो 0 होगा ही, 2D स्ट्रेस है, और जो जनरल तरीका है टाउ मैक्स का वो ऐसे निकालते हैं। बट अगर 2D स्ट्रेस में इन दोनों में कोई एक 0 है तो बीदा दिमाग लगाए बोलना कि टाउ मैक्स कैपिटल R के बराबर होगा। और कैपिटल R निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा XX माइनस सिग्मा YY डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ XY का होल स्क्वायर, जिसमें अभी सिग्मा YY कितना है 0 है, कोई एक 0 है तभी तो ये वैलिड है ना। बाकी पुट कर दो तो कैप टाउ मैक्स कितना आ जाएगा सर, सिग्मा XX वाला फॉर्मूला में भी 1/AC आ रहा है तो उसका स्क्वायर होना ही है, टाउ XY में भी 1/AC, तो 1/AC का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और रूट के बाहर लोगे तो 1/AC हो जाएगा। उसके अलावा क्या क्या बच रहा है, सिग्मा XX में 3651.7 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ XY में 2500 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकल जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 3651.7 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 2500 होल स्क्वायर देन स्क्वायर रूट, कैलकुलेशन चेक कर लेना, इट इज कमिंग 3095.76 डिवाइड बाई AC आ गया। और जैसे ही आ गया क्वेश्चन में टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया है तो यहाँ थ्योरी ऑफ फेलियर ध्यान से यूज करना, और क्वेश्चन में ट्रेस्कास थ्योरी ऑफ फेलियर यूज करने बोला है तभी तो ओवरऑल टाउ मैक्स निकाले ना, क्योंकि ट्रेस्कास थ्योरी ऑफ फेलियर मतलब फेलियर का क्राइटेरिया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो गया। क्या होता है इसका स्टेटमेंट, एक्चुअल कंडीशन का क्रिटिकल पॉइंट का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय के मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से कम होना चाहिए। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ सिग्मा F है तो टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 0.5 सिग्मा F होगा क्या, हाँ। और जब भी डिजाइन कर रहे हैं तो सिग्मा F को रिप्लेस कर देंगे सिग्मा F अपॉन FO से लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू साइन ले लेना। बाकी एक्चुअल स्ट्रेस या तो इतना या इससे कम होना चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू साइन ले लेना। क्या जाएगा, एक्चुअल कंडीशन का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है 3095.76 डिवाइड बाई AC दैट इज इक्वल टू 0.5 इंटू सिग्मा F टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 400 मेगापास्कल और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 है तो 400 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कोर एरिया कितना आ रहा है इंटू 5 डिवाइड बाई 0.5 डिवाइड बाई 400, इट इज कमिंग, यू कैन चेक कैलकुलेशन 77.394 mm स्क्वायर। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, 3095.76 इंटू 5 डिवाइड बाई 0.5 डिवाइड बाई 400, यस ये आ गया। और जैसे ही आ गया तो कोर डायमीटर आ जाएगा क्या पाई बाई 4 DC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 77.394। यहाँ से कोर डायमीटर की लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी इंटू 4 डिवाइड बाई पाई देन स्क्वायर रूट, यू कैन चेक कैलकुलेशन, इट इज कमिंग 9.927 mm। ध्यान देना क्वेश्चन में नॉमिनल डायमीटर पूछा है और कोर डायमीटर और नॉमिनल में रिलेशन दिया हुआ है, और रिलेशन दिया हुआ है तो फिर प्रॉपर नॉमिनल डायमीटर निकालो ना। क्या बोला है क्वेश्चन में, कोर डायमीटर इज 0.8 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर, ये अपने मन से नहीं ले रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है। कोर डायमीटर 9.927 mm दैट इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर दैट इज D, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा
नॉमिनल डायमीटर, और नॉमिनल डायमीटर कितना आ रहा है 9.927 डिवाइड बाई 0.8, इट इज कमिंग 12.409 mm, यू कैन चेक कैलकुलेशन। ठीक है, तो नॉमिनल डायमीटर कितना आ गया 12.409 mm। ओके, और यही पूछा था क्या 12.409 mm, mm में ही पूछा था, बस एक डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने बोला है, तो 12.409 को 1 डेसिमल प्लेस तक देखोगे तो क्या होगा 12.4 क्या, हाँ सर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो गया 12.4 mm। सो स्टूडेंट, अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्या बोला इस क्वेश्चन में, अ कास्ट आयरन ब्रैकेट एज शोन इन फिगर सपोर्ट्स अ लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन। ये दिख रहा है डायग्राम में, ये लोड को एक बार के लिए पी से रिप्रेजेंट कर दूं तो पी कितना है 10 किलो न्यूटन, न्यूटन में कितना हो जाएगा 10,000 न्यूटन। ठीक है, इट इज फिक्स टू अ हॉरिजॉन्टल चैनल बाय मींस ऑफ 4 आइडेंटिकल बोल्ट, 2 एट लोकेशन ए एंड 2 एट लोकेशन बी। 4 बोल्ट है जिसमें 2 इस लोकेशन ए पे आ रहा है, लोकेशन ए पे जो 2 बोल्ट है उसको 1 और 2 बोल दे रहा हूँ, बाकी 2 इस लोकेशन बी पे आ रहा है उसमें जो 2 बोल्ट है उसको 3 और 4 बोल दे रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ बोल्ट 4 है। यहाँ सारा डायमेंशन mm में लिख दिया है ना, तो इस जितने भी डायमेंशन में बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, दैट आर इन दोज आर इन mm। ठीक है, ये आ गया। द बोल्ट्स आर मेड ऑफ स्टील विथ टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया है 360 मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो SYT दिया है टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसी को मैं सिग्मा एफ से भी डिनोट करता हूं, तो कर दे रहा हूं कितना दिया है 360 मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 4, कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 4। वे टू फाइंड कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट, हियर हम लोग को क्या निकालना है सर, बोल्ट का कोर डायमीटर। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहां ध्यान देना, डायरेक्ट फोर्स P का तो जो भी इफेक्ट हो, बट यहाँ P के कारण एक मूवमेंट आएगा C के अबाउट, इस पॉइंट को मैं C बोला, जो इसका सबसे लेफ्ट साइड का कॉर्नर पॉइंट है C के आउट, जो क्या करेगा, अगर इस ब्रैकेट को ब्रैकेट 2 बोलूँ ना तो इसको टिल्ट करने की कोशिश करेगा। खुद इमेजिन करना, खुद इमेजिन करना, अभी ये ऐसा है और इस पे ये ब्रैकेट 2 मेरा बोल्टेड जॉइंट के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, तो अगर ऐसा लोड P लगाऊंगा तो ये क्या इस ब्रैकेट को कुछ इस तरीके से टिल्ट करने की कोशिश करेगा। क्या, इस इफेक्ट को बोलते हैं टिल्टिंग इफेक्ट। खुद सोचना, अगर ये एक बोतल है ऐसा समझना, ये ऐसा है, ठीक है, और फोर्स ये हो गया ना, ये ऐसा टिल्टिंग इफेक्ट आएगा। इमेजिन करना, ये थोड़ा सा ना ऐसे एक बॉडी भी है ना, ध्यान देना, ऐसे एक इसमें और बॉडी अटैच है, फोर्स इधर लगा रहा, तो वो मूवमेंट कुछ ऐसा क्रिएट करेगा क्या, और ये जो मूवमेंट है इस बोतल को ऐसे टिल्ट करने की कोशिश करेगा क्या, ऐसे, यानी सबसे लेफ्ट साइड का जो कॉर्नर पॉइंट होगा उसके बाद टिल्ट करने की कोशिश करेगा क्या। और जब भी टिल्टिंग इफेक्ट आ रहा है तो उसको डोमिनेटिंग मानते हुए उसको कंसीडर करोगे, तो यहाँ पर टिल्टिंग इफेक्ट पॉइंट C के अबाउट आएगा, तो यहाँ पॉइंट C टिल्टिंग पॉइंट हो गया, और पॉइंट C टिल्टिंग पॉइंट है, तो इस लोड P को मैं टिल्टिंग पॉइंट C पे ट्रांसफर करूंगा, पहला चीज ये। और टिल्टिंग पॉइंट C पे ट्रांसफर करोगे तो एक डायरेक्ट फोर्स P तो आएगा ही नीचे की तरफ, और साथ में एक ऐसा मूवमेंट आएगा क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मूवमेंट क्या होगा P इंटू E, जहां P क्या है, ये फोर्स P, और इस फोर्स P का इस टिल्टिंग पॉइंट C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये P वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लोगे, और इसका टिल्टिंग पॉइंट C से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, ये डिस्टेंस कितना है 500 mm, तो इसको मैं E बोल दे रहा। यहाँ तक क्लियर है क्या। तो टिल्टिंग पॉइंट C पे दो चीज आ रहा है, एक डायरेक्ट फोर्स P, यस सर, और एक मूवमेंट आ रहा है P इंटू E। डायरेक्ट फोर्स P कितना है 10,000 न्यूटन, और जो मूवमेंट आ रहा है टिल्टिंग पॉइंट C पे वो कितना है 10,000 इंटू E 500, तो 10,000 इंटू 500 न्यूटन mm। अब यहां पर ध्यान देना, अगर डायरेक्ट फोर्स P का इफेक्ट देखोगे, यहां ध्यान से देखना, तो ये जो डायरेक्ट फोर्स P है ना, इस बार बोल्ट के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग है, और परपेंडिकुलर में भी आउटवर्ड। ये मेरा बोल्ट का क्रॉस सेक्शन ऐसा होगा क्या, इमेजिन करना, ये मेरा बोल्ट का क्रॉस सेक्शन होगा, कोई भी बोल्ट देखो, बोल्ट 1, बोल्ट 2, बोल्ट 3, बोल्ट 4, तो यहाँ पर फोर्स P बोल्ट के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, और जब भी फोर्स बोल्ट के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आया तो उसके यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, और परपेंडिकुलर में भी आउटवर्ड है तो नॉर्मल में भी किस नेचर का, टेंसाइल नेचर का स्ट्रेस आएगा। यानी फोर्स P के कारण, तो यहाँ मैं बोलूँ क्या, हर एक बोल्ट पे प्राइमरी टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, और प्राइमरी टेंसाइल स्ट्रेस हर एक बोल्ट का क्या होता है, सेम होता है, प्राइमरी टेंसाइल आएगा। ठीक है, प्राइमरी टेंसाइल फोर्स निकालो, डिवाइड बाई एरिया कर दोगे तो स्ट्रेस निकल जाएगा। यहाँ मूवमेंट P इंटू E का बात करूँ तो मूवमेंट P इंटू E टिल्टिंग मूवमेंट है, और टिल्टिंग मूवमेंट के कारण तो हर एक बोल्ट पे सेकेंडरी टेंसाइल आता ही है। क्यों, क्योंकि अगर ये टिल्टिंग मूवमेंट आएगा तो ये हर एक बोल्ट को इलोंगेट करने की कोशिश करेगा, और इलोंगेट करने की कोशिश करेगा तो इसका क्या आएगा, सेकेंडरी टेंसाइल। यहाँ दोनों ही टेंसाइल है, ठीक है, और दोनों क्रॉस सेक्शन पे आएगा, और क्रॉस सेक्शन पे आएगा ना तो टेंसाइल स्ट्रेस का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा अगर क्रॉस सेक्शन पे आ रहा है,
तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो रिजल्टेंट के लिए दोनों अपने आप ऐड हो जाएगा और लास्ट में अपने आप ऐड हो जाएगा। बट यहाँ पर हर एक बोल्ट का प्राइमरी सेकेंडरी टेंसाइल थोड़ी निकालेंगे, तो क्रिटिकल बोल्ट का निकालेंगे। अब प्राइमरी टेंसाइल तो हर एक बोल्ट का बराबर होगा क्योंकि फोर्स क्या आ रहा है। सेकेंडरी टेंसाइल हर एक बोल्ट का अलग अलग होगा, वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस एल पे। ये प्रोपोर्शनल होता है एल आई के। एल आई क्या है सर, किसी भी बोल्ट का एल आई क्या होगा, उस बोल्ट का सेंटर लाइन, यहाँ बोल्ट का सेंटर लाइन बनाऊंगा तो वर्टिकल बनेगा क्या, उसका टिल्टिंग पॉइंट सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ टिल्टिंग पॉइंट सी से परपेंडिकुलर यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा। तो बोल्ट 3 और 4 के लिए अगर एल की वैल्यू लिखोगे, दोनों एक ही लाइन पे आ रहा है, तो L3 L4 बराबर होगा और ये 25 mm के बराबर होगा। वैसे 1 और 2 का L लिखोगे तो दोनों बराबर आएगा और वो कितना आएगा, ये पूरा डिस्टेंस 275 mm। कैलकुलेशन चेक कर लेना। अच्छा, यहाँ L की मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो 275 mm में जो कौन से बोल्ट के लिए आ रहा है, 1 और 2 के। तो ध्यान देना, जो सेकेंडरी टेंसाइल फोर्स होगा ना वो Li के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जिसका Li सबसे ज्यादा उसका सेकेंडरी टेंसाइल भी सबसे ज्यादा। तो यहाँ क्रिटिकल बोल्ट कौन सा बोल्ट होगा, प्राइमरी के हिसाब से चारों बोल्ट में किसी को भी क्रिटिकल ले सकते हो क्योंकि सब में बराबर आएगा प्राइमरी टेंसाइल। सेकेंडरी टेंसाइल उसमें सबसे ज्यादा होगा जिसका Li सबसे ज्यादा है, और Li सबसे ज्यादा 1 और 2 का है क्या, तो सेकेंडरी के हिसाब से 1 और 2 क्रिटिकल हो गया। तो ओवरऑल क्रिटिकल जो दोनों में कॉमन है और दोनों में कॉमन भी 1 और 2 है क्या, तो यहाँ पर सिंपल बोल सकते हो इस केस में ओवरऑल क्रिटिकल बोल्ट वो बोल्ट होगा जिसका Li सबसे ज्यादा, और Li सबसे ज्यादा 1 और 2 का है, 1 और 2 का बराबर है, और एक तो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 275 mm। दैट्स वाई यहाँ मेरा क्रिटिकल बोल्ट कौन सा बोल्ट है, 1 या 2। अब 1 और 2 में किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। तो मान लो एक बार के लिए मैं 1 को ले लिया, 1 2 में किसी को ले सकते हो तो 1 को ले लिया, ठीक है। अब क्या करो, 1 का प्राइमरी टेंसाइल स्ट्रेस निकाल लो, 1 का प्राइमरी सेकेंडरी टेंसाइल स्ट्रेस निकालो क्योंकि यहाँ दोनों टेंसाइल है, फिर 1 का रिजल्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगा, और जो क्रिटिकल बोल्ट का रिजल्टेंट टेंसाइल आएगा वही ओवरऑल मैक्सिमम टेंसाइल भी हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का पहले तो प्राइमरी टेंसाइल ऑन क्रिटिकल बोल्ट 1, ये सब में ही बराबर होता, फिर भी लिख दिया ऑन क्रिटिकल बोल्ट 1 और 2 में किसी को भी ले सकते तो 1 को ले लिया। तो पहले प्राइमरी टेंसाइल फोर्स निकालो, डिवाइड बाय एरिया स्ट्रेस हो जाएगा। तो प्राइमरी टेंसाइल फोर्स PT1 डैश क्या होगा सर, टोटल फोर्स P डिवाइड बाय नंबर ऑफ बोल्ट, टोटल कितने बोल्ट है 4, तो डिवाइड बाय 4। टोटल फोर्स P कितना है सर 10,000, सो 10,000 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है सर 2500 न्यूटन। और जैसे ही आ गया तो क्रिटिकल बोल्ट का प्राइमरी टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगा, इसको सिग्मा T1 डैश बोल दे रहा, फिर सबका बराबर आएगा, वो एक अलग चीज है, वो क्या होगा सर प्राइमरी टेंसाइल फोर्स डिवाइड बाय कोर एरिया ऑफ द बोल्ट, कितना हो जाएगा सर ये 2500 डिवाइड बाय AC आएगा क्या, ठीक है। सिमिलरली क्या निकालेंगे सर, सेकेंडरी टेंसाइल ऑन क्रिटिकल बोल्ट 1, दोनों के यहाँ टेंसाइल है, सेकेंडरी टेंसाइल ऑन क्रिटिकल बोल्ट 1, ठीक है, उसको PT1 डबल डैश बोलूं, तो PT1 डबल डैश निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, कांस्टेंट K इंटू L1। किसी भी बोल्ट का सेकेंडरी टेंसाइल कैसे निकालते हैं, K इंटू Li, K कांस्टेंट फैक्टर, उसको निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूँ। Li क्या होता है उसके सेंटर लाइन का टिल्टिंग पॉइंट C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो K इंटू L1, और L1 मैक्सिमम है तो K इंटू L मैक्स ही है एक तरह से, बट इसके लिए पहले कांस्टेंट फैक्टर K निकालना पड़ेगा, और K निकालने का फॉर्मूला होता है जिस मूवमेंट का सेकेंडरी टेंसाइल आया यानी P इंटू E डिवाइड बाई समेशन ऑफ Li का स्क्वायर, यानी सारे बोल्ट का L निकाल के उसका स्क्वायर करके ऐड करना है। अब यहाँ टिल्टिंग मूवमेंट P इंटू E में कितना है 10,000 इंटू 500 न्यूटन mm, दिस इज 10,000 इंटू 500 न्यूटन mm डिवाइड बाई 4 बोल्ट है तो L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर प्लस L4 स्क्वायर, यहाँ L1 L2 दोनों 275 mm है और L3 L4 दोनों 25 mm है, तो ये कितना हो जाएगा सर 275 स्क्वायर L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, L2 भी 275 तो उसका स्क्वायर, प्लस L3 25 तो 25 का स्क्वायर प्लस L4 स्क्वायर यानी 25 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा कांस्टेंट फैक्टर K कितना आएगा, ये चेक कर लेना, इज इट कमिंग 32.787 न्यूटन पर mm, यस सर। और जैसे ये कांस्टेंट फैक्टर K निकल गया, क्रिटिकल बोल्ट या बोल्ट 1 का सेकेंडरी टेंसाइल फोर्स आ जाएगा, वो क्या होगा K इंटू L1, K इज 32.787 इंटू L1, L1 मैक्सिमम के ही बराबर और कितना है 275 mm। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सेकेंडरी टेंसाइल फोर्स ऑफ क्रिटिकल बोल्ट कितना आएगा, ये 32.787 इंटू 275, इट इज कमिंग 9016.425 न्यूटन। और जैसे क्रिटिकल बोल्ट का सेकेंडरी टेंसाइल फोर्स निकल गया, मेरा सेकेंडरी टेंसाइल स्ट्रेस भी निकल जाएगा क्या,
उसको अगर मैं सिग्मा T1 डबल डैश बोलूँ तो कितना आएगा वो सेकेंडरी टेंसाइल फोर्स 9016.425 डिवाइड बाय कोर एरिया ऑफ द बोल्ट। याद जाएगा। जैसे क्रिटिकल बोल्ट का प्राइमरी टेंसाइल और सेकेंडरी टेंसाइल आ गया, अब रिजल्टेंट स्ट्रेस कंडीशन निकालो और उसको यहाँ ड्रॉ करके दिखा दो। क्रिटिकल बोल्ट 1 था, उसका क्रॉस सेक्शन, प्राइमरी वाला भी टेंसाइल है, उसकी वैल्यू सिग्मा T1 डैश कितना है 2500 अपॉन AC, और टेंसाइल है तो मान लो इसको क्रॉस सेक्शन ले रहा हो तो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर में आउटवर्ड आएगा सिग्मा T1 डैश। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ लिख दे रहा हूँ। सिग्मा T1 डैश कितना है 2500 अपॉन AC। यस सर। सेकेंडरी वाला भी टेंसाइल है तो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर में आउटवर्ड यानी ऐसा ही आएगा। दिस इज सिग्मा T1 डबल डैश, और सिग्मा T1 डबल डैश कितना है सर 9016.425 अपॉन AC, और दोनों टेंसाइल है और दोनों क्रॉस सेक्शन पैर है, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस कंडीशन निकालते समय दोनों ऐड हो जाएगा क्या? यस सर। तो क्रिटिकल बोल्ट पे रिजल्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस को अगर मैं सिग्मा T1 बोलूं और ये क्रिटिकल बोल्ट का है तो यही ओवरऑल मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस भी होगा। ठीक है, और वो क्या आएगा सर, दोनों ऐड हो जाएगा तो सिग्मा T1 या सिग्मा T मैक्स कितना आएगा सर सिग्मा T1 डैश प्लस सिग्मा T1 डबल डैश। और ये कितना आएगा ऐड कर लेना ना। सिग्मा T1 डैश है 2500 अपॉन AC, 1 अपॉन AC तो कॉमन निकल जाएगा, प्लस सिग्मा T1 डबल डैश 9016.425, तो दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा 11516.425 डिवाइड बाई AC। ये आ गया क्या? अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट पे जो स्ट्रेस आ रहा है क्या वो 1D टेंसाइल स्ट्रेस कंडीशन है क्या? हाँ, और 1D टेंसाइल स्ट्रेस कंडीशन है तो मेरे को कोई भी थ्योरी ऑफ फेलियर का जरूरत नहीं है। जो क्रिटिकल बोल्ट का 1D टेंसाइल स्ट्रेस है उसको सिग्मा T1 बोलो या सिग्मा T मैक्स बोलो, वो क्या होना चाहिए मटेरियल के टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर, टेंसाइल स्ट्रेंथ को एक बार के लिए सिग्मा एफ से डिनोट करूँ, या उससे कम होना चाहिए क्या? हाँ सर, सीधा अगर 1D टेंसाइल स्ट्रेस है तो 1D टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर या उससे कम होना चाहिए। जब डिजाइन कर रहे हो तो टेंसाइल स्ट्रेंथ सिग्मा एफ को रिप्लेस कर दोगे सिग्मा एफ अपॉन FOS से, और लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय क्या ले लेना, बराबर साइन ले लेना। याद जाएगा? हाँ सर। तो अब एक्चुअल मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना आ गया 11516.425 11516.425 डिवाइड बाई AC, दैट इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेंथ अपॉन FOS। टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया है 360, FOS कितना है 4, तो 360 डिवाइड बाई 4, तो यहां से लिमिटिंग कोर एरिया ऑफ द बोल्ट आ जाएगा क्या? हाँ, कितना आएगा ये 11516.425 इंटू 4 डिवाइड बाई 360, इट इज कमिंग 127.9603 mm स्क्वायर। और जैसे ही आ गया तो कोर डायमीटर भी हो जाएगा, ये क्या हो गया कोर एरिया π/4 DC का स्क्वायर विच इज 127.9603। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट कितना आएगा इंटू 4 डिवाइड बाई पाई देन स्क्वायर रूट। कैलकुलेशन चेक कर लेना, इट इज कमिंग 12.764 mm। ये आ रहा है क्या? यस सर। तो कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट, लिमिटिंग कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट कितना आ गया 12.764 mm। 12.764 mm यही पूछा था क्वेश्चन में, कोर डायमीटर। लास्ट में एक डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने वाला है, तो 12.76 को एक डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करोगे तो 12.8 आएगा क्या? यस सर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया 12.8 mm।